मैं एक टॉप फैमिली के नंबर 1 जीनियस के रूप में रीइंकार्नेट हुआ, लेकिन सबके सामने मेरी फियांसे ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसने मेरे मुंह पर कहा कि सूयू, तुम जैसे लड़के से शादी करने से अच्छा मैं किसी कुत्ते से शादी कर लूं। इस ऑकवर्ड सिचुएशन में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा पिछला जन्म वाला सेल्फ कितना अंधा था। उसने इस अनग्रेटफुल लड़की को पसंद ही क्यों किया? अगर टैलेंट की बात करें तो मैं उससे कहीं ज्यादा आगे था, और फैमिली बैकग्राउंड में तो लिन फैमिली कुछ भी नहीं थी। अगर मैं उसे पसंद नहीं करता तो लिन फैमिली कब की खत्म हो चुकी होती। वो चिल्ला रही थी कि मैं यहाँ कूल बनने की कोशिश ना करूं और उसके सामने दोबारा कभी ना आऊं। उसने कहा कि वो इस एंगेजमेंट को नहीं मानती और मेरा ये चिपकू बिहेवियर उसे डिस्गस्टिंग लगता है। मैंने बोर होकर उससे कहा कि तुम बहुत लाउड हो, थोड़ा शांत रहो। एंगेजमेंट तोड़नी है तो तोड़ दो, इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है। मेरी बात सुनकर वो शॉक रह गई। वहां खड़े भीड़ में लोग आपस में बात करने लगे कि क्या सूयू ने सच में ब्रेकअप एक्सेप्ट कर लिया है? ये क्या हो रहा है? प्लॉट ट्विस्ट कैसे आ गया? एक लड़का तो तुरंत अपने डैड को कॉल करने भाग गया ताकि वो अपनी फैमिली को इस न्यूज के बारे में अलर्ट कर सके। उसने मुझसे कहा कि सिर्फ बातों पर उसे विश्वास नहीं है, क्या मैं स्वेयर कर सकता हूँ? मैंने भी तुरंत स्वेयर कर लिया कि मैं सूयू अब से लिन पांगशी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखूंगा और कल खुद आकर इस एंगेजमेंट को ऑफिशियल कैंसिल करूंगा। अगर मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो मेरा पूरा वजूद मिट जाएगा। उसने कहा कि ठीक है, वो इस बार मेरा विश्वास कर रही है। मैंने अपने आप से सोचा, ये ओवर कॉन्फिडेंट लड़की कितनी बेवकूफ है। स्वेयर करने का मतलब ये नहीं कि मैं तुझे, तेरी लिन फैमिली और उस मेन कैरेक्टर को जिंदा छोड़ दूंगा। ओरिजिनल बुक की स्टोरी के हिसाब से मेरा और मेरी सू फैमिली का फेट था कि हमें इस डेस्टिन्ड हीरो के पैरों तले कुचला जाना था, पर अब मुझे अपनी लाइफ आसान और लंबी बनानी थी। इसलिए लिन फैमिली और उस डेस्टिन्ड हीरो दोनों का मरना तय था। तभी मेरे दिमाग में एक आवाज आई, सिस्टम बाइंड कंप्लीट हो गया है। मैंने तुरंत पूछा कि इसके क्या फंक्शंस हैं। सिस्टम ने बताया कि उसका एम मुझे अल्टीमेट डेस्टिन्ड विलन बनाना है और मेरा करंट मेन क्वेस्ट है डेस्टिन्ड हीरो चू फंग को एलिमिनेट करना। ये सब करने पर मुझे मैसिव रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मैंने सोचा अगर मैं पूरी लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूं तो हीरो का लक काफी हद तक स्टील हो जाएगा। आखिर मेरी एक्स की लिन फैमिली मेरी सू फैमिली के रिसोर्सेज यूज करके ही तो इस चू फंग को ट्रेन कर रही थी। लिन पांगशी ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा कि अब बातें क्लियर हो गई हैं तो वो जा रही है और कल घर पर मेरा वेट करेगी। उसने मुझे ताना मारा कि मैं प्रॉमिस ना तोड़ूं वरना मारा जाऊंगा। जैसे ही वो मुड़ने लगी मैंने उसे रोका। मैंने कहा कि जब तुम्हें मुझसे और मेरी फैमिली से कोई रिलेशन नहीं रखना तो तुम्हारे हाथ में जो बी रैंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलॉय वेपन है और जो रिंग तुमने पहनी है वो दोनों मुझे वापस कर दो, क्योंकि अब तुम इनके लायक नहीं हो। वो गुस्से से बोली कि सूयू, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम गिफ्ट की हुई चीजें वापस मांगते हो? मैंने कॉन्फिडेंटली रिप्लाई किया कि जब तुमने ही कहा कि तुम्हें मुझसे कोई वास्ता नहीं रखना तो मेरी सू फैमिली की चीजें मैं वापस क्यों ना लूं? और वैसे भी मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं। मैंने उसे टॉन्ट किया कि क्या वो सिर्फ फ्री के बेनिफिट्स लेना चाहती है? क्या उसे लगता है कि सू फैमिली को कोई भी बुली कर सकता है? तभी वहां एक नया कैरेक्टर हीरो की एंट्री मारता है और कहता है कि क्या सू फैमिली का यंग मास्टर सिर्फ लड़कियों को बुली करना जानता है? लोगों ने तुरंत उसे पहचान लिया। ये सीनियर ईयर क्लासरूम का चू फेंग था। मैंने उससे पूछा कि उसका लिन पैंगसी के साथ क्या रिलेशन है। उसने कहा कि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। मैंने सीधे शब्दों में उसकी बोलती बंद कर दी और कहा कि जब ये हमारा पर्सनल मैटर है तो तुम जैसा आउटसाइडर बीच में बोलने वाला कौन होता है? मैंने सबके सामने क्लियर किया कि मैंने जो चीजें दी थी वो कभी एज अ परमानेंट गिफ्ट नहीं दी थी। चू फेंग ने मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की कि सू फैमिली का यंग मास्टर कितना चीप है जो अपने दिए हुए गिफ्ट्स वापस ले रहा है। मैंने उसे इग्नोर किया और लिन पैंगसी से दोबारा स्टर्न आवाज में मांगा। आखिर में उसने गुस्से में वो चीजें वापस फेंक दी और बोली कि ठीक है, ले लो। मैंने उससे कहा कि अपने डैड को रेडी रखना, कल मैं खुद आकर ये एंगेजमेंट तोड़ूंगा। चू फेंग उसे वहां से ले गया और उसे दिलासा दिया कि वो उसके लिए इससे भी अच्छा वेपन ढूंढेगा। जैसे ही वो गए सिस्टम की आवाज आई कि मैंने स्टोरी लाइन सक्सेसफुली चेंज कर दी है, जिसके लिए मुझे एक न्यूबी गिफ्ट पैक मिलता है। मैंने उसे ओपन किया और मुझे एक रेल्म अपग्रेड कार्ड, एक गोल्डन बॉडी 9 स्टेज टेक्निक और 100 किलो 9th रैंक एसेंस मिला। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। मैंने सोचा सिर्फ एक छोटा सा प्लॉट चेंज करने पर इतने मैसिव रिवॉर्ड्स मिले हैं तो अगर मैं आगे चलकर चू फेंग के बड़े अपॉर्चुनिटी स्टील कर लूं तो क्या मुझे मार्शल सेंट लेवल के रिवॉर्ड्स मिलेंगे? ये सोचकर ही मैं पूरा हाइप हो गया। दूसरी तरफ लिन फैमिली के घर में सीन बिल्कुल अलग था। लिन पैंगसी के डैड उसे डांट रहे थे कि उसने बिना पूछे सूयू से एंगेजमेंट तोड़ने का स्टेप क्यों लिया और वो वहां बस रोने का ड्रामा कर रही थी। उसने अपने डैड से कहा कि आप सूयू से इतना डरते क्यों हैं? वो तो बस अपनी फैमिली की वेल्थ पर उड़ने वाला एक रिच किड है। उसने अपने डैड को याद दिलाया कि वो जल्द ही 8th रैंक पार करने वाले हैं, इसलिए अब उन्हें सू फैमिली के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। वो अपने डैड को मैनिपुलेट कर रही थी कि उन्हें अपनी लिन फैमिली की पुरानी ग्लोरी वापस लानी चाहिए। उसके डैड उसकी इन बातों में आ गए। उन्होंने डिसाइड किया कि जब आज मैं उनके घर आऊंगा तो वो मुझे अच्छे से लेसन सिखाएंगे और एंगेजमेंट तोड़ने के साथ साथ मुझसे माफी भी मंगवाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी बेटी मुझसे कहीं ज्यादा बेटर है। तभी मैंने उनके घर के हॉल में एंट्री ली और एक कोल्ड स्माइल के साथ पूछा, लिन फैमिली के हेड, मुझे समझ नहीं आया कि आप किस तरह की माफी चाहते हैं और क्या आपने मेरी सू फैमिली की सारी चीजें रेडी रखी हैं? उन्होंने अपना फेक एटीट्यूड बनाए रखा और कहा कि सूयू, मैं तुम्हारा ब्रेकअप एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन कल तुमने मेरी बेटी की जो इंसल्ट की है उसके लिए तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी।
वरना मैं खुद सू फैमिली के पास जाकर पूछूंगा कि उन्होंने तुम्हें क्या मैनर सिखाए हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने सीधा उनकी औकात दिखाते हुए कहा कि तुम सिर्फ एक 7th रैंक के पीक मार्शल आर्टिस्ट हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई मेरी फैमिली को क्वेश्चन करने की। ये सुनकर वो चिल्ला उठे कि मैं इंसोलेंट हूं और क्या मेरे बड़ों ने मुझे ग्रैंड मास्टर की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया। मैंने उनसे काउंटर किया कि ग्रैंड मास्टर की रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, लेकिन तुम किस स्टेटस से मुझ पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी 7th रैंक की कल्टीवेशन से या इस फर्स्ट ईयर फैमिली हेड होने के घमंड से। तभी वहां चू फेंग टपक पड़ा और बोला कि सुयू तुम ग्रैंड मास्टर से ऐसी लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते, भूलो मत कि वो पैंशी के डैड हैं। मैंने उसे कंप्लीटली इग्नोर किया। पैंशी चिल्लाकर बोली कि उसकी फैमिली ने एंगेजमेंट तोड़ना एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए अब हमारा कोई रिलेशन नहीं बचा और मैं यहां से जा सकता हूं। मैंने काम आवाज में कहा कि अगर ऐसी बात है तो मेरी सू फैमिली की तरफ से दिए गए सारे एंगेजमेंट गिफ्ट्स मुझे वापस चाहिए। मैंने लिस्ट गिना दी, 20 किलो 8th रैंक एसेंस, 2 A रैंक वेपन्स, 3 B रैंक वेपन्स और कई प्रॉपर्टीज के शेयर्स। ये सब सुनते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि इन सबको वापस लौटाने का मतलब था कि लिन फैमिली की पूरी वेल्थ 70% तक गिर जाएगी। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने मेरा सामान रेडी नहीं रखा। पैंशी चिल्लाने लगी कि मैं कितना बेशरम हूं। उसका कहना था कि जब ब्रेकअप मैंने खुद इनिशिएट किया है तो गिफ्ट्स वापस मांगने का मुझे कोई राइट नहीं है। चू फेंग भी बीच में अपनी हीरोगिरी दिखाते हुए बोला कि अगर मैं सच में एक मर्द हूं तो मुझे समझना चाहिए कि ब्रेकअप के बाद दावरी वापस नहीं मांगी जाती। लिन फैमिली के हेड ने भी कह दिया कि गिफ्ट्स वापस नहीं मिलेंगे और अगर मैं अभी वहां से निकल जाऊं तो वो मेरी डिसरिस्पेक्ट को माफ कर देंगे। ये सुनकर मैं जोर से हंसने लगा। वो गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही सेकंड मेरा 5th ग्रैंड अंकल, जो कि एक 9th रैंक का ग्रैंड मास्टर था, वहां अपीयर हुआ और उसने लिन हाउ को वहीं दबा दिया। मैंने कॉन्फिडेंटली कहा, लिन हाउ तुम बस एक 7th रैंक के मार्शल आर्टिस्ट हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस यंग मास्टर पर हाथ उठाने की, इसे थप्पड़ मारो। मेरे ग्रैंड अंकल ने उसकी पूरी औकात याद दिला दी कि वो इस चीटी जैसी यूजलेस फैमिली का होकर भी हमारी सू फैमिली के खिलाफ बोल रहा है। लिन हाउ गुस्से और डर में चिल्लाया कि क्या 9th रैंक का ग्रैंड मास्टर रूल्स तोड़ना चाहता है, क्योंकि हाई रैंक एक्सपर्ट्स लो रैंक वालों को मार नहीं सकते। मेरे ग्रैंड अंकल ने स्मर्क करते हुए कहा कि जान से तो नहीं मारेंगे, लेकिन तुम्हें यहां अपने घुटनों पर बैठने पर मजबूर जरूर कर सकते हैं। और अगले ही पल लिन हाउ जमीन पर घुटनों के बल गिरा हुआ था। अपने डैड को घुटनों पर देखकर लिन पैंशी मेरे ऊपर चिल्लाने लगी। उसने कहा कि सुयू तुम एक नंबर के जर्क हो, मेरे डैड को छोड़ दो वरना मैं जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करूंगी। चू फेंग वहां आगे आया और हीरो वाले टोन में बोला कि सुयू तुम सिर्फ अपनी फैमिली के पावर के दम पर दूसरों को बुली करते हो। आज मैं चू फेंग तुम्हें चैलेंज करता हूं, अगर तुम मर्द हो तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो। मैंने एक कोल्ड स्माइल के साथ कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। हम दोनों के बीच फाइट शुरू हुई और एक ही झटके में मैंने उसकी पूरी स्पीड और पावर को काउंटर कर दिया। वो होश खो बैठा और चिल्लाया कि ये इम्पॉसिबल है, तुम 6th रैंक के मार्शल आर्टिस्ट कैसे बन गए, कल तक तो तुम सिर्फ अर्ली 5th रैंक थे। मैंने उसे मॉक करते हुए कहा कि छोटे बेवकूफ, इस दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हारी समझ से बाहर हैं। मैंने ऑब्जर्व किया कि उसकी पावर ठीक ठाक थी और उसके अटैक्स में 5th रैंक जैसी स्ट्रॉन्ग मेंटल एनर्जी छुपी हुई थी। वो जमीन पर गिरते हुए चिल्लाया कि उसे ये डिफीट मंजूर नहीं है। तुरंत मेरे माइंड में सिस्टम का प्रॉम्प्ट आया। प्रोटैगनिस्ट की मेंटल स्टेट काफी डिस्टर्ब हुई है। सक्सेसफुली प्रोटैगनिस्ट को हिट करने के लिए आपको 1000 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। मैंने मन ही मन सोचा, सिर्फ एक छोटा सा अटैक और सीधा 1000 पॉइंट्स। ये चू फेंग तो मेरे लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गया है। चू फेंग गुस्से में पागल हो गया, कहने लगा कि मैंने जरूर कोई घटिया ट्रिक यूज की है और वो दोबारा अटैक करने दौड़ा, लेकिन मैंने उसके अटैक को किसी बच्चे के खिलौने की तरह रोक लिया। मैंने उससे कहा कि मैंने गलती से तेरी थोड़ी तारीफ क्या कर दी, तू तो आसमान में उड़ने लगा, तेरी ताकत सिर्फ एक बच्चे के लेवल की है, इसका मतलब ये नहीं कि तो हम अडल्ट से टकरा सकता है। उसे जमीन पर चटाने के बाद मैं वापस लिन हाउ की तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या अब मुझे मेरी सू फैमिली के गिफ्ट्स वापस मिलेंगे। पैंक्सी गुस्से से पागल हो रही थी, चिल्ला रही थी कि लिन फैमिली इतना बड़ा डेट क्यों बेयर करे और मुझे गालियां दे रही थी। मैंने उसकी आवाज बंद करवाई और उसके पास जाकर ध्यान से समझाया, लिन पैंक्सी तुम गलत फहमी में हो। पहली बात, मैं यहां तुमसे कोई बार्गेन नहीं कर रहा हूं और दूसरी बात, अब तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे सामने इस तरह चिल्ला सको। हालत हाथ से निकलते देखकर लिन हाउ चिल्लाया, स्टॉप, मैं सू फैमिली के सारे गिफ्ट्स लौटाने के लिए तैयार हूं। उसने मुझे उतनी ही वैल्यू के सारे रिसोर्सेज दे दिए। मैंने उन्हें एक्सेप्ट करते हुए कहा, बिल्कुल ठीक, हमारी सू फैमिली की चीजें ऐसे फ्री में नहीं मिलती। तभी सिस्टम की तरफ से एक और रिवॉर्ड साउंड आई। हीरोइन की फैमिली की प्रेस्टीज को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय करने और उनका लक कट करने के लिए आपको S रैंक टियान यूएन सोर्ड और 3000 विलन पॉइंट्स रिवॉर्ड किए जाते हैं। मैटर सॉल्व होने के बाद मैं मुस्कुराकर उनसे विदा ली। जाते जाते मैंने वो 9th रैंक एसेंस दिखाया और टॉन्ट मारते हुए कहा कि वैसे कितने दुख की बात है, मैं ये प्रेशियस एसेंस लिन फैमिली के हेड को गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन अब तुम इसके लायक नहीं रहे। मैंने सबके सामने ओपनली अनाउंस कर दिया कि आज से सू फैमिली और लिन फैमिली के बीच कोई कनेक्शन नहीं होगा। सारे बिजनेस टाइज कट। मेरे इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद वहां खड़े टैंक फैमिली और दूसरे बिजनेस पार्टनर्स ने भी पलटवार किया। उन्होंने लिन हाउस से सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए और उल्टा उससे पेनल्टीज मांगने लगे, क्योंकि उनका कहना था कि उन्होंने सिर्फ सू फैमिली के रेफरेंस से लिन फैमिली के साथ बिजनेस किया था। लिन हाउ गुस्से और मजबूरी में चिल्लाकर रह गया। सिस्टम ने फिर से बजाया। हीरोइन की फैमिली को इनडायरेक्टली दबाने के लिए आपको 2000 विलन पॉइंट्स और मिल गए। सीन चेंज हुआ और मैं वापस अपने घर आ गया। मैं वहां बैठा थोड़ा जोन आउट हो गया था, तभी मेरे डैड वहां आए। उन्होंने मुझे बैठने को कहा और बोले कि घर में अकेले जब कोई आउटसाइडर ना हो तो फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो एक्स्ट्रा
टेरिटोरियल बैटलफील्ड पर वापस जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ छोटी मोटी बातें हैंडल करने के बाद वो वापस निकल जाएंगे, पर जाने से पहले उन्होंने मुझे समझाया कि अब जब मेरी आंखें खुल चुकी हैं तो मुझे इस फ्री टाइम में प्रॉपरली ट्रेन करना चाहिए। मैंने पिछले कुछ सालों में काफी टाइम वेस्ट कर दिया था। उन्होंने मुझे खुशखबरी दी कि उन्होंने पूरी फैमिली को ऑर्डर्स दे दिए हैं कि मेरी ट्रेनिंग रिसोर्सेज की अब कोई लिमिट नहीं होगी। ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर खुशी से पागल हो रहा था। सही में घर में ऐसी इन्फिनाइट वेल्थ होना किसी सपने जैसा था। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से डैड को अश्योर किया कि इस बार मैं क्योटो मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन एग्जाम में टॉप पोजीशन लेकर आऊंगा। डैड ने एक प्राउड स्माइल दी और कहा कि अब वो टेंशन फ्री है और मुझे लिन फैमिली के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने पहले ही अपने लोगों को उनका सफाया करने का ऑर्डर दे दिया है। जब मैं अकेला था मैंने अपना स्टैट्स पैनल ओपन किया। मुझे पता था कि ये सारे विलन पॉइंट्स सिस्टम की शॉप में काम आएंगे। जब मैंने शॉप चेक की तो वहां ऐसे लेजेंडरी आइटम्स थे जिन्हें देखकर किसी भी हाई लेवल मार्शल सेंट की आंखें खुली की खुली रह जाएं। पर मैं बिल्कुल रिलैक्स था क्योंकि मुझे पता था कि आगे चलकर चूफंग के पास आने वाली सारी हिडन अपॉर्चुनिटीज को मैं चुरा लेने वाला हूं, तो पॉइंट्स की तो कमी आने ही वाली नहीं थी। मैंने प्लान बनाया कि इन पर थोड़ा और प्रेशर डाला जाए। मैंने अपने एक सबऑर्डिनेट को कॉल किया और ऑर्डर दिया कि मीडिया में ब्रेकअप की खबर स्प्रेड कर दो, लेकिन ट्विस्ट ये डालना कि लिन पैंगशी और चूफंग का चक्कर चल रहा था और लिन फैमिली ओपनली इस चूफंग पर अपना पैसा उड़ा रही थी। उसने तुरंत ऑर्डर एक्सेप्ट किया और जल्द ही हर जगह न्यूज हेडलाइंस बन गई। शॉकिंग, लिन फैमिली की शहजादी ने एंगेजमेंट तोड़ी क्योंकि वो सीक्रेटली किसी और आदमी को स्पॉन्सर कर रही थी। लोग आर्टिकल्स पढ़कर उनका मजाक उड़ाने लगे कि बाहर से इतनी इनोसेंट दिखने वाली लड़की अंदर से इतने गेम्स खेल रही थी। अगले ही दिन लिन पैंगशी गुस्से से भरी हुई मेरे पास आई। वो चिल्ला रही थी कि सूयू, तुम एक नंबर के जर्क हो। तुमने मेरे और चूफंग के बारे में इतनी घटिया बातें फैलाकर मेरा नाम खराब कर दिया है। मुझे आज के आज एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैंने फुल इनोसेंट होने की एक्टिंग करते हुए उससे पूछा, कैसा एक्सप्लेनेशन? मैंने थोड़ी ना मीडिया से कुछ कहा है। सबको पता है कि हमारा ब्रेकअप लोगों के सामने हुआ था, और वैसे भी जब तुम्हारी एंगेजमेंट मेरे साथ हो चुकी थी तब तुम उस चूफंग के इतना क्लोज क्यों घूमती थी? क्या इसमें तुम्हारी थोड़ी सी भी गलती नहीं है? उसने रोते हुए चिल्लाया कि वो और चूफंग सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और लोगों की सोच इतनी घटिया है। मैंने कोल्डली रिप्लाई किया कि लोगों की सोच कैसी भी हो, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। अब जब हमारा कोई कनेक्शन नहीं बचा है तो तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम्हें कोई राइट नहीं है यहां आकर मुझसे क्वेश्चंस पूछने का। वो रोने लगी और मुझे कोसने लगी कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और सिंपली गुड बाय कह दिया। वहां आसपास खड़े स्टूडेंट्स उसे और उसके उस अच्छे दोस्त को देखकर बुरी तरह ट्रोल करने लगे। स्टोरी शिफ्ट होती है मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ। हमारे टीचर ने अनाउंस किया कि ग्रेजुएशन एग्जाम में अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं और हमारी फाइनल क्लोज ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। आने वाले 8 दिनों के बाद हेवनली रैंकिंग डिसाइड की जाएगी। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन पर आएगा उसे एक 9th रैंक एसेंस, एक A रैंक एलॉय वेपन, एक प्योर 9th रैंक ग्रैंड मास्टर की डायरेक्ट ट्रेनिंग और साथ ही मिलिट्री में एक ल्यूटेनेंट की रैंक दी जाएगी। सेकंड और थर्ड आने वालों को भी 8th रैंक के रिसोर्सेज और सेकंड ल्यूटेनेंट की रैंक मिलेगी। उसी दौरान मैंने चूफंग की तरफ नोटिस किया और उसका ऑरा पहले से काफी अलग लग रहा था। वो ऑलरेडी 5th रैंक के मिड स्टेज तक पहुंच चुका था। मैंने अपने आप से कहा, कमाल है, एक नंबर का डेस्टिन प्रोटैगनिस्ट है ये। कुछ ही दिनों में सीधा एक बड़ा रैंक अपग्रेड कर लिया। उसकी स्पीड बिल्कुल अनरियल थी। मुझे रियलाइज हो गया था कि मैं इस चूफंग को आराम से लेवल अप करने नहीं दे सकता। मुझे उसके आगे आने वाले सारे अपॉर्चुनिटीज और लक को कट करना पड़ेगा। वहीं मीटिंग खत्म होती है और सब डिसबैंड हो जाते हैं। दूसरी तरफ चूफंग जोरों शोर से ट्रेनिंग में लगा हुआ था, पूरा फोकस अपनी ताकत बढ़ाने में, और अचानक उसने एक और ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया। वो 5th रैंक के लेट स्टेज में पहुंच गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा घमंड था और वो अपने आप से बोला कि अब चाहे 6th रैंक के अर्ली स्टेज वाले सामने आए, वो भी उसका सामना नहीं कर सकते। उसने कसम खाई कि वो मुझे अपने पैरों तले कुचल देगा और अपने उस पहले वाले थप्पड़ का बदला लेगा। फिर तो जैसे चूफंग बिल्कुल पागल ही हो गया। एक ही दिन के अंदर उसने हेवनली रैंकिंग के नंबर 9 को डिफीट कर दिया। उसने ओपनली अनाउंस किया कि ये नंबर 9 तो सिर्फ एक शुरुआत है। अब वक्त आ गया है कि रैंकिंग का नंबर 1 ये किंग भी अपनी जगह से हटे। उसने ये किंग को चैलेंज किया। पूरा ग्राउंड क्राउड से भरा हुआ था और सब ये किंग को चीयर कर रहे थे। पर आखिर में चूफंग ने अपना पावर दिखाया और ये किंग को भी नॉकआउट कर दिया। जीतने के बाद वो स्टेज पर खड़ा होकर चिल्लाया कि उसे पता है सब उसको हल्के में लेते हैं और उसे सिर्फ एक टॉय बॉय समझते हैं, लेकिन उसने अपनी पावर प्रूव कर दी है। उसने पूरी आवाज में मुझे चैलेंज किया और कहा कि सूयू, कल शाम 5 बजे अगर तुम मर्द हो तो मुझसे लड़कर दिखाओ। मैं सबको बताऊंगा कि मैं उस लिन पैंगशी के लायक हूं, तुम नहीं। थोड़ी देर बाद मेरा एक दोस्त परेशान हालत में मेरे रूम का दरवाजा पीटने लगा। उसने घबराकर बताया कि यू भाई, अरीना में बहुत बड़ा बवाल हो गया है। चूफंग ने काफी टॉप रैंकर्स को हरा दिया है और अब स्टेज से तुम्हें चैलेंज कर रहा है। मैंने मुस्कुराकर सोचा कि
लगता है हमारा हीरो अब लोगों के नीचे रहना पसंद नहीं कर रहा। मैंने कूल वे में कहा, चलो चलकर देखते हैं कि क्या तमाशा चल रहा है। मैं जब अरीना पहुंचा तो वो चूफंग स्टेज पर खड़ा माइक्रोफोन पर बोल रहा था कि अगर मेरे अंदर हिम्मत है तो वो वहां आकर मुझसे लड़े। मैंने स्टेज की तरफ चलकर जाते हुए अपनी लाउड आवाज में कहा, कल तक वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। अगर तुमने मेरा सिर्फ एक अटैक झेल लिया तो मैं सू फैमिली को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। क्या तुम्हें यह बेट मंजूर है? चूफंग ने कंफ्यूज होकर पूछा कि मैं रिटर्न में क्या बेट चाहता हूं। उसने क्लियरली कह दिया कि अगर मैं उससे पैंगशी को छोड़ने के लिए कहूंगा तो वो ये नहीं करेगा। मैंने हंसकर उसकी धज्जियां उड़ा दी और कहा, मेरी ऐसी थर्ड क्लास औरत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं इस बेट में तुमसे कुछ नहीं मांग रहा क्योंकि तुम्हारी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। ये बेट तो बस इसलिए है ताकि मैं तुम्हारा ये अनोइंग बोलना बंद करवा सकूं। चूफंग गुस्से में आकर बोला कि फालतू बातों का कोई फायदा नहीं, अभी इसी वक्त लड़ते हैं। दोनों स्टेज पर आमने सामने खड़े थे। उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली और चिल्लाया कि सुयू, ये स्ट्राइक मेरे उस पुराने थप्पड़ का बदला है। उसने अपना अल्टीमेट स्टार स्वॉर्ड आर्ट यूज किया और हवा में जंप लगाकर मेरे सर के ऊपर से अटैक करने लगा। मैंने बिल्कुल बोल्ड टोन में कहा, मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है कि मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे सर के ऊपर उड़ने की कोशिश करे। वो एटीट्यूड में चिल्ला रहा था कि मैं इस अटैक को डिफेंड नहीं कर पाऊंगा और मुझे सरेंडर कर देना चाहिए। मैंने सिर्फ एक वर्ड कहा, नॉइजी, और एक छोटी सी मूवमेंट के साथ मैंने उसके इस सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक को मिट्टी में मिला दिया। चूफेंग शॉक से पागल हो गया कि ये कैसे पॉसिबल है। मैंने उसे याद दिलाया, मैंने कहा था ना कि मुझे पसंद नहीं कोई मेरे सर पे चढ़े। अब मैं सिर्फ एक स्ट्राइक करूंगा, अगर बच गए तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मैंने अपना हेवनली स्किल यूज किया और उसके ऊपर एक मैसिव प्रेशर ड्रॉप किया। चूफेंग चिल्लाया कि ये इम्पॉसिबल है और उसने अपने सारे अल्टीमेट मूव्स लगाने की कोशिश की, लेकिन एंड में वो बुरी तरह जमीन पर धूल चाट रहा था। आखिर में उसके स्कूल के एक टीचर ने आकर उसकी जान बचा ली। चूफेंग ने थोड़ी शर्म के साथ अपने टीचर से माफी मांगी कि उसने उन्हें डिसअपॉइंट किया है। उसके तुरंत बाद स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हान ने आकर मुझे डांटना शुरू कर दिया कि मैं चैलेंज मैच में जान से मारने का अटैक कर रहा था और मैंने रूल्स तोड़े हैं। मैंने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि मैंने कौन सा रूल तोड़ा है? जहां तक मुझे याद है, रैंकिंग टूर्नामेंट कोई मामूली मैच नहीं है। इसमें ओपनली एंकरेज किया जाता है कि हम अपनी फुल पावर का यूज करें ताकि हमारा ट्रू पोटेंशियल बाहर आए और सामने वाले चैलेंजर को पूरी रिस्पेक्ट मिले। और वैसे भी वहां पर सेफ्टी के लिए मेंटर्स तो मौजूद थे ही, तो क्या अपनी पूरी ताकत से लड़ना अब रूल ब्रेक करना हो गया है? वाइस प्रिंसिपल हान का ईगो हर्ट हो गया और वो चिल्ला पड़े कि सुयू, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया? मैंने स्मर्क करते हुए शांति से जवाब दिया, हमारी सू फैमिली के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है और हम हमेशा उन सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते हैं जो उसके लायक होते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो एक टीचर के टाइटल को डिजर्व नहीं करते, मैं उन्हें एल्डर मानना जरूरी नहीं समझता। ये सुनते ही हान गुस्से से आग बबूला हो गए और बोले कि वो देखते हैं कि मुझे इतनी हिम्मत कहां से मिली है। उनकी पावर बढ़ती देख मैंने उन्हें डायरेक्टली वार्निंग दे दी। मैंने कहा कि अगर आपने अपनी 8 रैंक की स्ट्रेंथ यूज करके मुझ पर अटैक किया तो अपनी मौत के लिए तैयार रहना। मेरी सू फैमिली किसी पर बिना वजह जुल्म नहीं करती, लेकिन हम किसी से डरते भी नहीं। अगर मेरी कोई मिस्टेक होती तो आप मुझे मार सकते थे और हमारी फैमिली एक लफ्ज नहीं कहती, लेकिन अगर आपने बिना किसी प्रूफ के मुझ पर अटैक किया तो सॉरी टू से, पर हमारी सू फैमिली के सारे मार्शल सेंट्स 9th रैंक और 8th रैंक के वॉरियर्स आपको मिट्टी में मिला देंगे। वाइस प्रिंसिपल हान जोर से हंसने लगा और बोला कि एक छोटा सा बच्चा पूरी सू फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। मैंने भीड़ में खड़े अपने भाइयों की तरफ देखा और पूछा, मेरे भाइयों, अगर इस वाइस प्रिंसिपल ने मुझे बिना किसी रूल तोड़े मार दिया तो तुम लोग क्या करोगे? मेरे इस सवाल पर सभी ने एक साथ शेर की तरह दहाड़ कर कहा कि अगर हमारी फैमिली के किसी भी मेंबर को अन्याय से मारा गया तो पूरी फैमिली अपना सब कुछ लगाकर इस आदमी और इसकी ब्लड लाइन का नामो निशान मिटा देगी। इस धमाके के बीच मेरे सेकंड ग्रैंड अंकल भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने अपनी डीप और स्ट्रॉन्ग आवाज में कहा कि हान वाइस प्रिंसिपल, मैं भी यहाँ हूँ, मुझे भी सुनना है कि मेरे पोते ने आखिर कौन सा गुनाह किया है। अगर इसने रूल्स तोड़े हैं तो इसे सूली पर चढ़ा दो, सू फैमिली कभी शिकायत नहीं करेगी। लेकिन अगर आप रीजन नहीं दे पाए तो चाहे हमें सेंट ये जैसे लेजेंड से दुश्मनी करनी पड़े, हम आपसे बदला जरूर लेंगे। ये सुनते ही वाइस प्रिंसिपल का पसीना छूट गया। वो थोड़ा स्टटर करते हुए बोला कि ये एक स्कूल है और रूल ब्रेकर्स को पनिश करना स्कूल का राइट है। मैंने डायरेक्ट स्कूल के मेन प्रिंसिपल की तरफ देखा जो वहां आ चुके थे और पूछा कि प्रिंसिपल सर, आप बताएं कि क्या मैंने कुछ गलत किया है? हेवनली रैंकिंग के नंबर 1 ने मुझे चैलेंज किया और एज अ लोअर रैंकर मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई। इसमें किस रूल का वायलेशन हुआ है? जब कोई रूल नहीं टूटा तो ये वाइस प्रिंसिपल मुझे किस बात की सजा देना चाहते हैं? प्रिंसिपल ने अग्री किया और वाइस प्रिंसिपल हान को पब्लिक के सामने मजबूर होना पड़ा ये कहने के लिए कि उन्होंने मुझे फॉल्सली अक्यूज किया है और वो माफ मांगते हैं। लेकिन मैंने कोल्डली आंसर दिया कि मुझे आपकी ये सॉरी एक्सेप्ट नहीं है। मेरे ग्रैंड अंकल ने एक ही झटके में हान पर एक बड़ा स्ट्राइक किया। उन्होंने कहा कि मेरी सू फैमिली पर कीचड़ उछालने की कीमत सिर्फ एक नकली माफी से नहीं चुकाई जा सकती और ये थप्पड़ एक मार्शल सेंट फैमिली को डिसरेस्पेक्ट करने का नतीजा है। अपने टीचर को पिटता देखकर चू फोंग का हीरो मोड ऑन हो गया। उसने एक ड्रामेटिक लाइन मारी, सू यू, इस दिन को याद रखना, 30 साल नदी के इस पार और 30 साल उस पार। आज तुमने अपनी फैमिली की बैकिंग का फायदा उठाकर मुझे और मेरे टीचर को झुकाया है, पर एक दिन मैं खुद आकर अपने इस इंसल्ट का बदला लूंगा। मैंने बस
बॉस उसकी इस मूवी जैसी डायलॉग डिलीवरी पर हंस दिया और कहा कि ठीक है बच्चे, तब तक जी जान से मेहनत करते रहना। आखिर में प्रिंसिपल ने स्ट्रिक्टली अनाउंस कर दिया कि इस चैलेंज के ट्रू विनर सू यू हैं। प्रिंसिपल ने एक और शॉकिंग खबर सुनाई। उन्होंने अनाउंस किया कि कल रैंकिंग लॉक होने के बाद टॉप 20 स्टूडेंट्स को हमारे 9th रैंक्ड ओल्ड प्रिंसिपल के मार्शल आर्ट्स की लेगेसी को इनहेरिट करने का चांस मिलेगा। ये सुनकर पूरे क्राउड में आग लग गई। सब एक्साइट हो गए क्योंकि एक 9th रैंक्ड ग्रैंड मास्टर की इनहेरिटेंस बाकी सभी आइटम से ज्यादा प्रेशियस थी। फिर प्रिंसिपल ने सेफली और पोलाइटली मेरे फैमिली एल्डर्स को वहां से निकलने का रिक्वेस्ट किया और अश्योरेंस दी कि मेरी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनकी है। उनके जाने के बाद प्रिंसिपल ने वीपी हान को डायरेक्टली वार्न किया कि अपने दिमाग से कोई भी असैसिनेशन प्लान निकाल देना, वरना तुम्हारी मदद कोई मिनिस्टर भी नहीं कर पाएगा। फिर उन्होंने मुझे वापस आकर प्रॉपर्ली रेस्ट लेने को कहा और बताया कि परसों स्कूल के पीछे वाले नर्सिंग होम में गैदर होना है। वापस आते ही मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी जिसने मुझे पूरे 15,000 विलन पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स हेवन एंड अर्थ पावर, एक टियानुआन पिल और एक सोल सेवरिंग क्रिस्टल का रिवॉर्ड दिया। ये सब देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। इस बार तो छप्पर फाड़ कर प्रॉफिट हुआ था। मैंने अपनी अगली स्ट्रैटेजी डिसाइड की। जैसे ही मैं आउटर डायमेंशनल बैटलफील्ड में मार्शल गॉड का ट्रेजर हासिल करूंगा, उस दिन के बाद इस हीरो चू फोंग का इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। रात को मैंने अपना स्टैट्स पैनल ओपन किया। मुझे नेक्स्ट लेवल में कंप्लीटली एक परफेक्ट ब्रेक थ्रू चाहिए था और इसके लिए मेरी फिजिकल कंडीशन पीक पर होनी जरूरी थी। मैंने ब्लड वाइटैलिटी मास्टरी को बूस्ट करने का ऑप्शन सिलेक्ट किया। सिस्टम ने बताया कि मास्टरी को 100% तक बढ़ाने के लिए 2900 पॉइंट्स लगेंगे। मैंने विदाउट हेजिटेशन पॉइंट्स खर्च कर दिए और अचानक मेरी बॉडी में एक अनरियल एनर्जी दौड़ने लगी। तब मुझे समझ आया कि सारे मेन कैरेक्टर्स ब्रेक थ्रू से पहले 90% के ऊपर क्यों रहते हैं। उस अल्टीमेट पावर की फीलिंग ही अलग थी। मेरे ब्रेक थ्रू की एनर्जी इतनी मैसिव थी कि वो एक फिनोमिनन बन गई और बाहर लोगों को नोटिस होने लगी। लोग आसपास पॉइंट आउट करके बोलने लगे कि सूयू के विला के ऊपर से निकल रही ये एनर्जी तो हेवनली सोल ग्रैंड मास्टर बनने की है। ये बात सुनकर मेरे ग्रैंड अंकल्स भी तुरंत वहां आ गए और उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उन्हें लगता था कि मैं एक लड़की के पीछे बर्बाद हो रहा हूं, पर उन्हें यह नहीं पता था कि मैं सीक्रेटली ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंच गया था। आसमान में बिजलियां कड़कने लगी, पर वो डिस्ट्रक्शन वाली बिजलियां नहीं थी। उनके अंदर एक रिच लाइफ फोर्स छुपी हुई थी, जैसे डिस्ट्रक्शन के अंदर नया जन्म। मैंने उस लाइफ फोर्स को कैच किया और अपनी बॉडी के अंदर इमोर्टल सब्सटेंस बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर की इंटेंसली हार्ड ट्रेनिंग के बाद मैंने आखिरकार अपने आप को 7th रैंक की ग्रैंड मास्टर रैंक में सक्सेसफुली अपग्रेड कर लिया। मेरी बॉडी ऐसे ग्लो कर रही थी जैसे अंदर एक आग चल रही हो। मैं खुद से सोचने लगा कि एक टिपिकल 7th रैंक वॉरियर के कंपैरिजन में अब मेरा कॉम्बैट पावर कितना डेडली होगा। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं अकेले ही आउटर स्पेस बैटलफील्ड पर किसी को भी मार सकता था। मेरे ग्रैंड अंकल ने मुस्कुराकर मेरी पूरी बॉडी का फाउंडेशन और सॉलिड ऑरा देखते हुए मेरी जमकर तारीफ। मैंने प्योरली हम्बल होकर थैंक यू कहा। उन्होंने बड़े फख्र से कहा कि जिस स्पीड से मेरा टैलेंट ग्रो हो रहा है, अगली 20 साल में मैं 9th रैंक और 50 साल के अंदर मैं एक फुल फ्लेजेड मार्शल सेंट जरूर बनूंगा। उन्होंने मुझे आराम करने का एडवाइस दिया और फिर से रिमाइंड करवाया कि कल ओल्ड नर्सिंग होम आना मत भूलना। अगले दिन जब मैं उस ओल्ड नर्सिंग होम पहुंचा, प्रिंसिपल हम सबको पुराने रिटायर्ड ओल्ड जाओ के पास ले जा रहे थे। वहां पर बैठे सारे बाकी लेजेंड्स मेरी तरफ पॉइंट आउट करके बातें कर रहे थे कि सू फैमिली की लक कितनी सॉलिड है जो इनके घर एक हेवनली सोल ग्रैंड मास्टर आया। एक एक करके सभी स्टूडेंट्स अंदर जा रहे थे और थोड़ी देर बाद अंदर जाने की बारी मेरी आई। जैसे ही मैं अंदर गया, ओल्ड जाओ ने मुझे आवाज दी और बैठने को कहा। उन्होंने मेरी ताकत देखी और एक सॉफ्ट स्माइल देते हुए बोले, हमारे स्कूल में एक हेवनली सोल ग्रैंड मास्टर आया है, पर अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि मेरी ये मार्शल आर्ट्स लेगेसी तुम्हारे नेचर को सूट नहीं करती और उसके लिए मैंने किसी और को सिलेक्ट किया हुआ है। लेकिन एज अ सीनियर मैं तुम्हें किसी भी मार्शल आर्ट टेक्निक के बारे में गाइड कर सकता हूं। पूछो तुम क्या जानना चाहते हो। मैंने उन्हें डायरेक्टली देखते हुए रिस्पेक्टफुली कहा कि मुझे कोई टेक्निक नहीं चाहिए, मुझे बस उस स्पेसिफिक रूइन यानी उस मिस्टिक खंडर का की चाहिए। क्या आपको उसके सीक्रेट्स पता है? ओल्ड जाओ का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। उन्होंने कहा कि वो पर्सनली कंफर्म कर सकते हैं कि अंदर के सीक्रेट का मार्शल गॉड से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं। मुझे उनकी इस कंफर्मेशन से समझ आ गया था कि मेरा टारगेट कंफर्म है। फिर ओल्ड जाओ ने एक रिक्वेस्ट रखी। उन्होंने कहा कि 19th सिटी में उनके एक बहुत पुराने दोस्त का बेटा रहता है। अगर मैं आने वाले 100 सालों तक उसकी प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं तो वो मुझे दे देंगे। मैंने विदाउट एनी डाउट ये डील फाइनल कर दी। मैंने कहा 100 साल की प्रोटेक्शन तो एक बहुत छोटी चीज है। अगर उसके अंदर अच्छा टैलेंट हुआ तो मेरी सू फैमिली उसको टॉप टियर रिसोर्सेज देकर एज अ लेजेंड ट्रेन करेगी। ये सुनकर ओल्ड जाओ बहुत सेटिस्फाई हुए और उन्होंने मुझे वो की सौंप दी। उन्होंने अपनी पसंद की एक और रेयर मिस्टीरियस आइटम मुझे पकड़ा दी, ये कहते हुए कि अब उनका अंत पास है तो इन सब का उन्हें कोई काम नहीं है, बस उनके उस दोस्त के बेटे का थोड़ा ध्यान रखना। मेरे मन में ख्याल आया कि वाह, ये चू फंग का एक और बड़ा अपॉर्चुनिटी मैंने चुरा लिया। फिर उन्होंने हंसकर मुझे बाहर भेज दिया ताकि वो बाकी के स्टूडेंट्स को अपनी रियल लेगेसी दे सके। बाहर आते ही सिस्टम का प्रॉम्प्ट आ गया, अपने दुश्मन प्रोटैगनिस्ट की अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी चुराने के लिए बधाई हो, आपको एक स्टार शैटरिंग रैंक वेपन दिया जाता है। स्कूल ने फाइनल नोटिस रिलीज किया कि अब हमें ठीक 7 दिन बाद असेंबल होना है। हम सबकी फाइनल टेस्टिंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड पर होगी और हमारा प्राइमरी गोल वहां जिंदा बचकर वापस आना था। कैमरा शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहां चू फेंग ने अपने आइसोलेशन की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी और सीधा लिन फैमिली के दरवाजे पर उनसे मिलने आया। लिन हाओ और उसके मेंबर्स ने उसको वीआईपी की तरह अंदर इनवाइट किया। लिन हाओ
ने अपने घर वालों को प्राउडली कहा, देखा, मैं तुम लोगों से पहले ही कह रहा था कि उसको अपना प्रेशियस बी रैंक वेपन देकर मैंने कोई गलती नहीं की। चू फेंग ने बहुत आदर भरे स्वर में कहा कि अगर सू फैमिली की इतनी बड़ी थ्रेट के बाद भी उन्होंने उसका सपोर्ट ना किया होता तो उसका ये अचीवमेंट पॉसिबल नहीं था। फिर उसने लिन पैंगशी की आंखों में देखते हुए कहा, मैं वापस आ गया हूं और अब मेरी सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने में जाएगी, कोई भी तुम्हें दुख नहीं दे पाएगा। वो ब्लश करने लगी। लिन हाओ ने जल्दी से बीच में बोलते हुए उसे बैठने को कहा और रिक्वेस्ट की कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड में वो उनकी बेटी और लिन फैमिली के बाकी स्टूडेंट्स का ध्यान रखें। चू फेंग ने दिल पर हाथ रखकर कहा कि जिस फैमिली ने उस पर इतना बड़ा एहसान किया है वो उन्हें कभी भूल नहीं सकता। इसके बाद चू फेंग ने अपने मास्टर प्लान को रिवील किया। उसने बताया कि कैसे लोग और नॉर्मल स्टूडेंट्स सू फैमिली की गुंडागर्दी और उनके उस एटीट्यूड से नफरत करने लगे हैं जहां वो अपने आप को सभी से ऊपर समझते हैं। चू फेंग ने लिन हाओ को एक स्पेशल अलायंस बनाने का आइडिया दिया जिसमें सारी सेकंड और थर्ड टियर फैमिलीज एकजुट होकर इन टॉप लेवल एलीट्स और सू फैमिली के खिलाफ आउटर बैटलफील्ड में खड़ी होंगी। लिन हाओ खुशी से राजी हो गया और उन अलायंस को असेंबल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। पूरा एटमॉस्फेयर काफी पॉजिटिव हो गया और फाइनली लिन हाओ वहां से खिसक गया ये बोलकर कि तुम दोनों यंगस्टर्स कितने दिनों बाद मिले हो तो थोड़ी देर गार्डन में अकेले बैठकर टाइम स्पेंड करो। कुछ दिन गुजरने के बाद हम सबकी यूनिवर्सिटी की टीम फाइनली एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड की तरफ रवाना हो गई। मैंने अपने आप से मन में डिसाइड कर लिया था कि अब वक्त आ गया है सबको दिखाने का कि एक सच्ची मार्शल सेंट फैमिली की धांसू ताकत क्या होती है। रास्ते में हेड ऑफिसर ने एक लंबा मोटिवेटिंग स्पीच दिया। उसने सबसे कहा कि तुम सब आने वाले ड्रैगन कंट्री के फ्यूचर पिलर्स हो, लेकिन ये बैटलफील्ड बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ एलियन रेसेस के एक्सपर्ट से तुम्हारी सीधी टक्कर होगी जिन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा है। उसने बताया कि जो लोग इस ब्लड बाथ को सर्वाइव कर लेंगे वो कंफर्म 6th रैंक या 7th रैंक के स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर बनकर लौटेंगे। उसने सबको जिंदा वापस आने की विश दी। कुछ वक्त के ट्रैवल के बाद हम सब आखिर उस मिस्टीरियस जगह द 10,000 ईयर लोन सिटी लैंड हुए। वहां पर 9th सिटी के जनरल किन तुओ ने हमारा लाउडली स्वागत किया। उन्होंने बताया कि हमारी बेसिक अकोमोडेशन का इंतजाम कर लिया गया है और सब लोग आराम करने के बाद ठीक 5 बजे प्लाजा के मेन एरिया में इकट्ठे होंगे। वहां जाते हुए बीच रास्ते में हीरो चू फेंग मेरे पास आया और सीधे मुंह बोलने लगा, सुयू, अब हम आउटर स्पेस बैटलफील्ड में आ चुके हैं। यहां पर मैं तुम्हें समझाऊंगा कि आम लोगों की यूनियन में कितनी पावर होती है। तुम जैसा घमंडी रिच किड सिर्फ मनी पर फोकस करता है, पर तुम्हें जनरल पब्लिक और वॉरियर्स की सपोर्ट कभी नहीं मिलेगी। मेरा सबॉर्डिनेट चू फेंग को घूर कर मुझे धीरे से बोला कि बॉस, आखिर लोगों को ये क्यों लगता है कि इन्होंने हमें बॉयकॉट किया है, बल्कि असली रियलिटी तो कुछ और ही है। मैंने स्माइल करते हुए एक ठंडी आवाज में जवाब दिया, शायद इन गधों को अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया है। थोड़ी देर में ही चू फेंग ने दूसरी यूनिवर्सिटीज और नॉर्मल फैमिलीज के स्टूडेंट्स से नेटवर्क करना शुरू कर दिया। उसकी नजर मिलिट्री एकेडमी के एक स्टूडेंट फैंग हाओ पर पड़ी। उसने इसके पास जाकर खुद को इंट्रोड्यूस किया कि अगले 4 साल तक हमें मिलकर एक दूसरे की सपोर्ट करनी है। चू फेंग ने तुरंत अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया और मेरा नाम बदनाम करते हुए बोला कि सुयू जो लीडर है वो बस अपनी मार्शल सेंट फैमिली के बेस पर गुंडागर्दी करता है और फोर्सफुली एंगेजमेंट करता है। जब मेरी फ्रेंड ने उसे मना किया तो उसने ना सिर्फ रिश्ता तोड़ा बल्कि उसके डैड को बुरी तरह पीट दिया। इस वजह से सारे स्टूडेंट्स उसके ग्रुप को अवॉइड करते हैं क्योंकि लोग डरते हैं कि उन्हें भी मार दिया जाएगा। उसके पीछे से आकर लिन पैंगशी ने भी रोते हुए झूठ बोला कि मैंने लगातार 7 साल तक उसके पीछे पड़कर उसे तंग किया और जब उसने ना कह दी तो मैंने पावरफुल स्टेटस का यूज करके उसके परिवार वालों के साथ अब्यूज किया। उनका घटिया रोना धोना सुनकर आसपास खड़े और नॉर्मल स्टूडेंट्स प्रोवोक हो गए कि एलीट फैमिलीज स्ट्रीट के क्रिमिनल से भी ज्यादा खतरनाक और घटिया होते हैं। फैंग हाओ ने इनकी सारी एक्टिंग बहुत ध्यान से सुनी। फिर उसने वहां खड़े गुस्से में आग बबूला हो रहे स्टूडेंट्स से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, तो मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्या तुम सबको सच में कभी किसी रिच फैमिली या फिर स्पेशली इन एलीट्स ने तकलीफ दी है या फिर तुम्हारे पास ऐसी कोई सेम स्टोरी है जो इस लड़की जैसी हो? चू फेंग ने अपना नकली भाईचारा दिखाते हुए फैंग हाओ से कहा कि इन एलीट लोगों के नेचर बहुत एक्सट्रीम होते हैं और तुम्हें धोखेबाजी से सावधान रहना चाहिए। लेकिन फैंग हाओ का एक्सप्रेशन कंप्लीटली चेंज हो गया और उसने एक लाउड और बोल्ड वॉइस में मेरी तरफ देखकर पुकारा, बॉस सू, तो क्या मार्केट में उड़ रही खबरों में आने वाला वो नया टॉय बॉय और आप पर एटीट्यूड दिखाने वाली घटिया औरत यही दोनों हैं? भाई ये तो बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी लग रही है। चू फेंग हटलाते हुए बोला कि ये तुम क्या बोल रहे हो और इसका मतलब क्या है? फैंग हाओ एक जबरदस्त हंसी देकर बोला कि मेरा सिंपल मतलब यही है कि मैं तुम पर और तुम्हारी साइड में खड़ी इस फेक औरत पर पूरे दिल से हंस रहा हूँ। फिर फैंग हाओ अपनी एकेडमी के बाकी लॉन्डो की तरफ मुड़ा और चिल्लाकर पूछा कि भाइयों और मेरे एकेडमी के सोल्जर्स, मुझे इस एक डाउट का आंसर देना, तुम इन लोगों पर विश्वास करते हो या अपने बॉस सुयू पर? मैंने भीड़ की तरफ कदम बढ़ाते हुए उन्हें उस कुएं के मेंढक की कहावत सुनाई। मैंने उन लोगों की आंखों में झांकते हुए पूछा कि क्या तुम सबको सच्ची में लगता है कि तुम्हारे चंद खोखले शब्दों से पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया जा सकता है? चू फेंग का पसीना निकल गया और वो बोला कि सुयू, आखिर तुमने ये कौन सा नया प्लान तैयार कर लिया है? फैंग हाओ ने अकड़ते हुए जवाब दिया, भूल जाओ कि यहाँ किसी ने गेम खेला है। तुम्हारी और उस लिन फैमिली की रियलिटी की इन्वेस्टिगेशन हम सालों पहले निकाल चुके हैं। अगर हम यहाँ इस आउटर बैटलफील्ड के रूल्स में फंसे ना होते ना तो हमारे एकेडमी के पूरे 3000 स्टूडेंट्स सिर्फ तुम दोनों से अकेले में चैट करने के लिए सीधा तुम्हारे घर में घुस गए होते। मैंने भीड़ में लाउड वॉइस में कहा, मेरे भाइयों, इन्हें लाउडली बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि सुयू किसी के घर में फोर्सफुली घुसकर उसे बुली करता है? पूरे 3000 सोल्जर्स ने एक साथ चिल्लाकर कहा, बिल्कुल नहीं।
मैंने उन जनरल स्टूडेंट्स की तरफ उंगली की और पूछा, तो अब बताओ चूफंग, ये लोग तुम्हारी सिंगल झूठी स्टोरी पर यकीन करेंगे या मेरे इन 2762 हार्ड वर्किंग ब्रदर्स पर? मैंने वापस उन भाइयों से पूछा, क्या तुम्हें मेरी फैमिली के उस हाईएस्ट मार्शल सेंट रैंक से डर लगता है? उन्होंने कहा, कभी नहीं। फिर मैंने डीपली लास्ट सवाल किया, इन बेवकूफ लोगों को बताओ कि जिस शांति भरी जमीन पर ये लोग रोज रहते हैं, जिन शहर में अपने घर वालों के साथ मजे लेते हैं, उन्हें बॉर्डर पर कौन अपने खून से प्रोटेक्ट करता है? सबने एक साथ बोला, हमारे प्राउड मार्शल सेंट्स। मैंने आगे पॉइंट आउट किया कि इस अकेडमी में खड़े इनमें से किसी का भी बाप अमीर नहीं है, ये किसी एलीट फैमिली से बिलोंग नहीं करते। इन सब की स्टोरी बॉटम से शुरू हुई थी। सब ने मेहनत करके बिना पैसे लगाए इन स्कूल्स और अकेडमी में एंट्रेंस निकाली और इन्होंने अपनी ये हार्ड वर्किंग फेट हम जैसे टॉप फैमिलीज की चैरिटी और बेसिक रिसोर्सेज से बिल्ड की है। हमने इनसे कभी बदले में कुछ मांगा तक नहीं। हमारी मदद से ये अपग्रेड होकर अपने देश के पूरे पिलर्स बन जाते हैं। तो क्या इनमें से किसी के चेहरे पर मेरे या एलीट फैमिलीज के अगेंस्ट गुस्सा दिख रहा है? हम इनको दबाकर रखते हैं? मैंने लाउडली तमाचा मारते हुए पूछा। जब एक अच्छी कंडीशन से उठने वाला चूफंग जैसा बंदा खुद को गरीब विक्टिम बुलाता है, तो फिर इन सच्चाई में ग्राउंड से उठे हुए गरीबों का टैग आखिर क्या बनेगा? फैंग हाओ ने आगे जाते हुए चूफंग को अल्टीमेट रियलिटी हिट की। उसने कहा, बॉस सू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें किसी एलीट ने परेशान नहीं किया है और तुम लोग सिर्फ इंटरनेट ट्रेंड्स फॉलो करके एलीट से नफरत कर रहे हो। ध्यान से सुनना तुम सबके सब, ये अकेडमी सूयू की इज्जत उसके बाप की रैंक के बेस पर नहीं करती है। हमारी औकात सूयू ने फ्रेशमैन कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही दिखा दी थी। सिर्फ सेम जनरल पावर लेवल का यूज करते हुए बॉस सू ने ग्राउंड में अकेले उतरकर पूरे 3000 स्टूडेंट्स की हड्डियां तोड़ डाली थी और एक रिकॉर्ड फाइट में कभी नहीं हारे थे। तुम बच्चे लोगों को क्या इस अल्टीमेट रॉ पावर के लेवल डिफरेंस का अंदाजा भी है? उस शांति भरे शॉक के बाद मेरी आंखों के सामने फिर से सिस्टम पॉपअप फ्लैश हुआ। नोटिस, मेन कैरेक्टर चूफंग की ओवरऑल इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल गई है। बधाई हो, तुम्हें नए 3000 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। इसके साथ एक जुयान पिल का पैकेज भी दिया गया, जिसके एक ट्राई से मेरी करंट 7th रैंक ग्रैंड मास्टर पावर एक छोटे रैंक लेवल अप कर लेगी। मैंने एक चालू हंसी हंसते हुए खुद को बोला कि मैंने इस आलसी भेड़ चूफंग का फिर से खूब फायदा उठा लिया है। सच में ऐसी छोटी मोटी शीप को जिंदा रखने में अलग ही स्वाद और फायदा है। जब तक इसका पूरा मास फैट लेवल नहीं बढ़ जाता, उसको जिंदा रखने में ही रियल फायदा है। इस हाई वोल्टेज ड्रामा के तुरंत बाद हमारे ऑफिसर जनरल ने ग्राउंड पर आके ऑफिशियल मैसेज पास करना स्टार्ट किया। उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत में कहा कि ये कैंप एक ऐसी लोकेशन पर स्थित है जो ह्यूमन रेस बाउंड्री के बीच के सेंटर सेक्शन में पड़ता है, इसलिए तुम्हें करंट सेफ्टी अटैक के बारे में डरना नहीं चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि तुम्हारा एक सिंपल मिशन अगले 4 साल जिंदा रहकर ग्रेजुएशन पूरा करना है और दूसरा इंपॉर्टेंट गोल यहाँ पॉइंट्स जमा करना है। 4 साल बाद जिनके पास गिवन नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे उन्हें सक्सेसफुल ग्रेजुएट किया जाएगा। ये सब पॉइंट्स डायरेक्ट एलियन बैटल्स विन करने, इंपॉर्टेंट रेयर मटेरियल उन्हें जमा करने और जंगल के डेडली बीस्ट्स को मारकर उनके कोर्स लाने से मल्टीप्लाई होंगे। कोई नया रिसोर्स जोन मार्क करने से पॉइंट्स ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने स्पेशली ये बात पॉइंट आउट करी कि किसी भी रेयर मटेरियल को जबरदस्ती आर्मी को देना रिक्वायर्ड नहीं होगा। ये प्योरली बस मार्क्स बढ़ाने का ऑप्शन होता है। फ्री एक्टिविटीज शुरू करने से पहले उन्होंने 2 रूल्स रिलीज किए। अगले दिन हम सभी आउटर लिमिट वाले अनटच्ड जंगल एरिया में एग्जैक्ट 10 दिन के रियल बैटल ट्रायल के लिए उतरेंगे। टास्क बहुत स्ट्रेट था, ज्यादा से ज्यादा डेडली क्रीचर्स हंट करके उनकी एनर्जी कोर्स हासिल करना, जिससे हमारी रियल टाइम आवर और रैंक्स अपडेट होंगी। लास्ट अनाउंसमेंट में यह बताया गया कि इन पूरे टास्क में लिस्ट में आने वाले टॉप 10 कैंडिडेट्स को डायरेक्ट आगे फर्स्ट सिटी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जहां इन सारे ब्लू प्लैनेट यूनिवर्सिटीज की सबसे बड़ी क्लैश बैटल टूर्नामेंट अनाउंस की जाएगी, जिसमें मैसिव आइटम्स एंड रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। इस अनाउंसमेंट के साथ ही उन्होंने आईडी कार्ड्स बांटना चालू करा और उन्होंने फाइनली हम सबको इस फील्ड को रैंडमली एक्सप्लोर करने की परमिशन दे दी। मेरे पापा सूलोंग की तरफ से कम्युनिकेशन आया। थोड़ी देर में मुझे बुलाया गया उनके पास। पापा ने कहा, इस बार तुम्हें बुलाया है क्योंकि कुछ बातें बतानी है। कल की 20 असेसमेंट में जाने की जरूरत नहीं, बेस में आराम से कल्टीवेशन करो। असली काम यह है कि इस बार के 5 रीजन्स एक्सचेंज कंपटीशन में मुझे चाहिए कि तुम नियॉन और हेफाई रीजन वाले रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट्स को टेस्ट करो। उनमें कुछ अलग सा नोटिस करना है। हमें खबर मिली है कि इन दोनों रीजन्स पर शक है कि वो एलियन रेस के साथ मिले हुए हैं। मैंने कहा, यह काम मुझ पर छोड़ दो, चूंकि आपने इतनी हिम्मत दिखाई है तो मैं इसे पूरी तरह संभाल लूंगा। पापा ने कहा, अगर इस मामले में एक मार्शल सेंट इन्वॉल्वड है तो मुझे शांति मिल गई। फिर उन्होंने कहा, बेटा असेसमेंट खत्म होने के बाद मैं फ्रंट लाइन जाकर तुम्हारे ग्रैंडफादर से मिलना चाहता हूँ। वो भी तुमसे मिलने को बहुत बेचैन है, पर अफसोस फ्रंट लाइन पर एक एलियन रेस का मार्शल सेंट उन पर इतनी नजर रखता है कि वो वहां से निकल ही नहीं पाते। फिर पापा ने जनरल क्विन से कहा, ठीक है अब इतना ही। जनरल क्विन, तुम्हें परेशान करने के लिए माफी। जनरल क्विन ने कहा, फैमिली हेड आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? मेरी जान तो आपने ही बचाई थी उस साल, और आपने तो मेरे लिए 9th ग्रेड ब्रेक थ्रू के रिसोर्सेज भी तैयार किए थे। मैं तो सिर्फ यंग मास्टर को बुलाने आया हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। पापा ने ठीक किया, रिसोर्सेज तो तुमने अपनी मिलिट्री मेरिट से एक्सचेंज किए थे, मैंने तैयार नहीं किए थे। ये बात साफ रहनी चाहिए। मैंने जनरल क्विन को बधाई दी। कंग्रेचुलेशंस जनरल क्विन, आप जल्द ही 9th ग्रेड ग्रैंड मास्टर बनने वाले हैं। लगता है आपका लेफ्टिनेंट जनरल तक प्रमोट होना भी बस वक्त की बात है। जनरल क्विन ने हंसते हुए कहा, सू यंग मास्टर मजाक कर रहे हैं, ये तो सिर्फ लक है। फिर उन्होंने कहा, चलो मिलिट्री बेस में कुछ खाते हैं।
इतने सालों से नहीं आए तो शायद बीस्ट मीट का स्वाद ही भूल गए होंगे। असेसमेंट खत्म होने पर चू फैंग ने एक डरावना सा स्कोर बनाया। 7280 पॉइंट्स के साथ 20 सातवें ग्रेड के बीस्ट को मारकर पहला नंबर लिया। ये चिंग दूसरे नंबर पर, फैंग टिंग तीसरे नंबर पर, और इस तरह एक्सचेंज कंपटीशन की सीट्स ऑफिशियली लॉक हो गई। इंस्ट्रक्टर ने कहा, मैं पहले सिटी लॉर्ड के रेसिडेंस में रिपोर्ट देने जाता हूं, तुम सब यहां आपस में मिल लो। फिर वहां कंपटीशन के दौरान एक छोटा सा ड्रामा शुरू हो गया। एक आदमी लिन पैंगसी को छेड़ते हुए बोला, सुंदर हो पर सिर्फ 5th ग्रेड होकर भी कंपटीशन में आ गई। लगता है तुम्हारे जेनजियांग की मार्शल डाउ बहुत कमजोर हो गई है। आज रात किसी जगह बैठकर थोड़ा ड्रिंक नहीं करते? वो लड़की गुस्से में बोली, कितना घिनौना आदमी है। उसके पास खड़े चू फैंग ने कहा, अभी हाथ मत उठाओ, इन्हें थोड़ी देर और जीने दो, अरीना में मैं इन्हें इसकी कीमत चुकवा दूंगा। फिर अचानक एक लड़की अरीना में आई। वो आदमी फिर बोला, सुंदर हो, मैं तुम्हें अलग से बात करने के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ, थोड़ी मार्शल डाउ की डिस्कशन कर लेते हैं, कैसा रहेगा? गेट लॉस्ट। उसने जवाब दिया, औरत ये ऑर्डर है, रिक्वेस्ट नहीं। तभी मैं वहां पर गया और उसे जमीन पर दे मारा। हम जैसे लोगों से बात कर पाना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य है। अगर ठीक से बोलना नहीं आता तो चुप ही रहो। वो गुस्से में फट पड़ा, कमीने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? मैं जरूर तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाऊंगी, छोड़ो मुझे। किसी ने उसे रोका। फिर वो बोली, आज अगर कोई जवाब नहीं मिला तो ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। मैंने कहा, धमकी दे रही हो मुझे? वो फिर बोली, कमीने ले मेरा एक पंच। तभी झगड़ा शुरू हो गया। जनरल नसाबी ने आकर रोका, क्या तुम सब खुलेआम 5 पैट्स पैक तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? अरीना में किसी की जान लेना अलाउड नहीं है। घायल लोगों को वापस ले जाना कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी तरफ से जवाब आया, क्या ये सिर्फ चोट लगने की बात है? तुम लोग तो पूरी दुनिया से दुश्मनी करने जैसा बर्ताव कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि हमारी ड्रैगन नेशन पूरी दुनिया की दुश्मन बन जाए? जवाब मिला, ड्रैगन नेशन तो पैक्ट का पूरा पालन करती है, फिर हम दुनिया के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? उन्हें फौरन छोड़ो। चू फैंग ने गुस्से से सोचा, हाँ, वैसे भी पूरे दिन सिर्फ दिखावा करना ही जानते हो। असली बहाना है दिखावा करना। फिर अगला मुकाबला शुरू हुआ। मैच 26, 9 सिटी रिप्रेजेंटेटिव बनाम 36 सिटी। किसी ने कमेंट किया, जनरल यांग को तो मैचेस अरेंज करने का खूब हुनर है। सच में? मैंने मन ही मन सोचा, ये ड्रैगन नेशन वाली लड़की तो किसी पोप की बेटी से भी ज्यादा सेक्रेड लगती है। एक मुकाबले में उस लड़की ने एक ही मूव में विक्ट्री ले ली, कभी दूसरा मूव ही नहीं चलाना पड़ा। कितना कूल है ये। एक भीड़ में किसी ने कहा, यही तो होनी चाहिए असली स्ट्रॉन्ग औरत की तस्वीर। इसमें क्या बड़ी बात है? मेरे पास भी इतनी स्ट्रेंथ होती तो मैं भी कर लेता। चू फेंग ने दिलासा दिलाया, हमारी पांशी तो जरूर पूरी दुनिया को हैरान कर देगी। तब देखना कैसे कैसे जीनियसेस को साइड में हट जाना पड़ेगा। मैंने कहा, फर्स्ट प्लेस और 10th प्लेस की रिलेशनशिप तो शहद जैसी मीठी लग रही है। ये कहते हुए मैं चू फेंग और लिम पांशी की तरफ इशारा कर रहा था। मेरे एक पार्टनर ने उस लेवल 5 लड़की की तारीफ की जिसने लेवल 6 के 20 जीनियसेस को हराकर 10th रैंक हासिल की थी। मैंने उसको बताया कि उसके पास जरूर फीमेल सेंट जैसी टैलेंट होगी। पार्टनर ने कहा, मैं तो छोटी सोच रखता था, इतना हेवन डिफाइंग टैलेंट है तो इस बार की असेसमेंट सुरक्षित है, अनराइवल्ड है बस। फिर चू फेंग कहने लगे, सूयू इतना सार्केज्म मत दिखाओ, जब अरीना में आओगे तो मैं तुम्हें पांशी के सामने घुटनों पर झुकवाकर माफी मंगवाऊंगा। मैंने कोल्डली उसके मुंह पर हंसकर बोल दिया कि मैं एक्चुअली देखना चाहता हूं कि अरीना में आखिर उसकी खुद की मौत कैसे होती है। अगले मैच में हमारी 9 सिटी का मुकाबला 36 सिटी की टीम के साथ मीले मोड में होना था। मैंने अरीना में आकर उन घमंडी दुश्मनों को बता दिया कि अब उनका मरने का वक्त आ गया है। वो बदले में मुझे जान से मारने की धमकियां देने लगे। जैसे ही फाइट शुरू हुई, चू फेंग वहां सबका बॉस बनने की एक्टिंग करने लगा और सबको अपनी स्ट्रैटेजी बताने लगा। उसने डिसाइड किया कि दुश्मन के लेवल 6 वाले लोग फिजिकल स्ट्रेंथ में बहुत स्ट्रांग हैं, इसलिए वो अकेले 2 लोगों को रोकेगा और बाकी सब दूसरों को हैंडल करेंगे। ये सुनकर एक लड़के ने उसकी इस बॉसी एटीट्यूड को कंप्लीटली ताना मारा, पर वो आगे बढ़ गया। मैंने चू फेंग को टोकते हुए साफ कह दिया कि मुझे उसकी कोई भी स्ट्रैटेजी सुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैंने उन ओपोनेंट्स को ललकारा और कहा कि अगर उनमें हिम्मत नहीं है तो जमीन पर घुटने टेक कर भीख मांगे। वो गुस्से में आकर मुझे जिंदा गाड़ने दौड़े। उनमें से एक ने मुझ पर अपनी एक जायंट हड्डी जैसी क्लब से अटैक किया, ये बोलकर कि इस एक स्ट्राइक से ही मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। मैंने आगे बढ़कर उसके इतने बड़े वेपन को अपने एक सिंगल हाथ से आसानी से रोक लिया। उसकी पूरी ताकत मेरे सामने एक मजाक लग रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखकर उसे बताया कि उसकी ये वेपन मेरे सू फैमिली के छोटे बच्चों के खिलौने से भी ज्यादा बेकार है। मैंने उस हड्डी को एक ही हाथ से क्रश कर दिया, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। वो डर के मारे पीछे हटा, क्योंकि उसको फाइनली समझ आ गया था कि मैं कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं बल्कि एक ग्रैंड मास्टर हूं। मेरे दोस्तों ने मुझे आगे का स्टेज क्लियर करने को बोला, क्योंकि वो समझ गए थे कि मैं सबको अकेले ही मिटा सकता हूं। मैंने उन्हें पीछे हटकर तमाशा देखने को बोला और अकेले ही उन सबका सामना करने आगे बढ़ा। उस बार्ड आदमी ने गुस्से में डार्क पावर से मुझ पर अटैक किया, पर मेरे पास आते ही वो एक इनविजिबल पावर फील्ड से टकराकर जमीन पर धंस गया। मैंने उन्हें उनकी वीक औकात याद दिलाई, जिसे सुनकर वो सब एक साथ मुझे हमेशा के लिए सुलाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने 36 सिटी के प्राइड के नाम पर अपना आखिरी डार्क अटैक लॉन्च किया। मैंने 9 रीजन्स की पावर को अपनी स्वॉर्ड में जगाया और हेवनली स्लॉटर्स के लिए यूज किया। मेरा एक ही पावरफुल स्लैश उन सबकी मौत का पैगाम बनकर निकला। वो
अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि मैं लेवल 7 से कितना ऊपर का मॉन्स्टर हूं। मैंने उन्हें बताया कि 36 सिटी की फिजिकल स्ट्रेंथ में इतनी भी पावर नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी सीरियस हो सकूं, इसलिए मैं उन सबको आखिरी बार कचरे की तरह साफ कर रहा था। चू फंग अरीना के बाहर से चिल्ला रहा था कि मैं रूल्स तोड़कर देश को बदनाम कर रहा हूं। मैंने उस व्हाइट नाइट को पूरी तरह इग्नोर किया। उन बचे हुए दुश्मनों ने गुस्से में आकर अपनी एलियन बीस्ट्स वाली म्यूटेटेड पावर निकाल ली, जिससे साफ हो गया कि उन्होंने एलियन रेसेस से अलायंस कर लिया था। ये उनकी अपनी ताकत नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक बिट्रेयल था। ये देखते ही मेरा गुस्सा बढ़ गया और मैंने हेवनली स्लॉटर की नेक्स्ट वेव से उन सबको एक ही झटके में हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया। ये सब देखकर नसाबी और शेंडाई जाओ चांग जैसे जनरल्स गुस्से में पागल हो गए और उन्होंने मुझ पर रूल्स तोड़ने का नाटक करके मुझ पर अटैक करने का फैसला किया। मैंने यांग जिन को साइड किया और शेंडाई जाओ चांग की तरफ पॉइंट करते हुए पूरी दुनिया को बताया कि उन सब में कितना बड़ा खोट है। मैंने उसको और उसकी आर्मी को एक घटिया कचरा बताया जो मेरे रास्ते का कांटा नहीं बन सकते थे। नसाबी ने आगे बढ़कर मुझे धमकाया कि उसका बाप लेवल 9 पर है और वो एक होली गॉड का स्पेशल डिसाइपल है, इसलिए मैं उसे मार नहीं सकता। मैंने जोर से हंसकर उसको सिखाया कि जिसे वो होली गॉड बोलता है वो सिर्फ एलियन रेस का पाला हुआ एक सस्ता कुत्ता है। मैंने अपनी स्वॉर्ड स्विंग की और उस बाल जनरल को भी बिना सोचे समझे एक ही बार में सीधा नर्क भेज दिया। उसके बाद शेंडाई जाओचंग अपनी लेवल 8 की लाइटनिंग पावर के साथ हवा में उड़ते हुए मेरे ऊपर अटैक करने आया, ये सोचकर कि मैं उसके इस अल्टीमेट मूव के सामने नहीं टिक पाऊंगा। मैंने कोल्डली अपनी वॉइड स्वॉर्ड बाहर निकाली और उसके लेवल 8 के अटैक को एक मजाक की तरह काटकर उसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया। चू फंग ये सब दूर से देखकर सदमे में जमा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो जल भुनकर सोच रहा था कि उसने इतनी मेहनत की फिर भी वो मुझसे आगे क्यों नहीं निकल पाया, जबकि मैंने उसकी तरह कोई हार्ड ट्रेनिंग भी नहीं की थी। वो अभी भी डिल्यूजन में था कि वो आगे चलकर मार्शल गॉड बनेगा और मुझसे स्ट्रांग हो जाएगा। मेरे बाकी दोस्तों ने आकर मुझे घेर लिया और मेरी प्रेज की। मैंने नीहोंग और 36 सिटी के बचे हुए लूजर्स को ताना मारा कि उनका एलियन मास्टर का प्लान फेल हो चुका है। मैंने जानबूझकर चू फंग को नीचा दिखाया और उससे वहां का बचा हुआ कचरा साफ करने का ऑर्डर दिया। मैं बाहर निकल गया ये बोलकर कि मैं स्पाइस को ढूंढने जा रहा हूं, पर मेरा असली इरादा चू फंग का अगला फॉर्च्यून चुराना था। चू फंग पीछे खड़ा रो रहा था कि ये सारी ग्लोरी और प्रेज उसकी होनी चाहिए थी, पर मैंने उसका चांस छीन लिया। उसकी ऐसी शक्ल देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। चू फंग अपनी वाइस प्रिंसिपल टीचर हान के साथ जल्दबाजी में एक डार्क फॉरेस्ट से होते हुए एक सीक्रेट रूइन की तरफ भागा, ये सोचकर कि वहां से उसको जरूर कोई गॉड टियर कल्टीवेशन मेथड मिलेगा और वो मुझे अपने पैरों तले दबा देगा। पर उस बेवकूफ को पता नहीं था कि मुझे उसका ये राज पहले से पता था। मैंने अपनी लेवल 9 कल्टीवेशन कार्ड यूज कर ली थी, जिससे मेरे पास लगभग 24 घंटे के लिए प्योर लेवल 9 ग्रैंड मास्टर की ऐसी पावर आ गई थी जिसे कोई हरा नहीं सकता था। मैं उस रूइन के आगे एक डार्क ऑरा के साथ रेड मास्क पहनकर खड़ा हो गया ताकि वो दोनों मुझे पहचान न सके। जैसे ही चू फंग और उसकी टीचर वहां पहुंचे और उन्होंने उस पत्थर के दरवाजे को गोल्डन की से खोला, मैं वहां उनके ठीक पीछे आ गया। मेरा ऑरा इतना हैवी था कि चू फंग की टीचर डर के मारे जमीन पर गिर गई और घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगने लगी। मैंने अपनी डीप आवाज में उन्हें वार्न किया कि मैं इस सेक्रेड रूइन को सालों से प्रोटेक्ट कर रहा हूं और उनका ऐसे दरवाजा तोड़कर आना एक चोर का काम है जिसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी टीचर तो रोकर माफी मांग रही थी, पर वो घमंडी चू फंग आगे आकर मुझ पर ही चिल्लाने लगा कि ये रूइन उन्होंने डिस्कवर किया है और वो गोल्डन की भी उसकी है, इसलिए सब कुछ उनका है। उसकी टीचर ने जल्दी से चू फंग को चुप कराया और अपनी बैकग्राउंड बताने लगी कि उसका बॉस ये ताओ है और उसका बाप लेवल 9 का रिसर्च डायरेक्टर है। उसने मुझे अपना सारा सामान लेने का ऑफर दिया, बस उनकी जान बख्शने के बदले में। मैंने हंसते हुए कहा कि तुम जैसे छोटे एंट्स के पास मुझे देने के लिए ऐसी कोई चीज नहीं है। मैंने अपनी स्वॉर्ड निकाली और उन दोनों को ठीक 30 सेकंड्स दिए ये डिसाइड करने के लिए कि आज वहां दोनों में से कौन मरेगा और कौन जिंदा वापस जाएगा। वक्त पूरा होते ही मैंने उनसे उनका फाइनल डिसीजन पूछा। चू फंग की टीचर हान ने बिना डरे चू फंग की जान बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने का हीरोइक फैसला किया, पर दूसरी तरफ उस सेल्फ प्रोक्लेम्ड हीरो चू फंग ने डर के मारे खुद की जान बचाने के लिए उस टीचर को ही मरने के लिए चुन लिया जो उसके लिए अपनी जान दे रही थी। मैंने चू फंग के इस सेल्फिश दोगलेपन पर हंसा और बिना कोई टाइम वेस्ट किए एक सिंगल स्ट्राइक में अपनी स्वॉर्ड उस टीचर की छाती के आर पार कर दी। उस टीचर को आखिरी दम तक यकीन ही नहीं हुआ कि चू फेंग, जिसे वो इतना मानती थी, उसने उसे मरने के लिए आगे कर दिया। मैंने स्वॉर्ड निकाली और उस टीचर की डेड बॉडी जमीन पर गिर गई। मैंने उस रोते हुए चू फेंग को वार्न किया कि अगर वो अभी वहां से नहीं भागा तो मैं उसे यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। वो इतना बड़ा डरपोक निकला कि बिना पीछे मुड़े वहीं से भाग खड़ा हुआ। मेरा टारगेट एग्जैक्टली यही था कि चू फेंग अकेले सफरिंग में रहे, जिससे मेरा प्लॉट पूरा हो गया। फिर मैं बिना टेंशन के उस रूइन के अंदर चला गया जहां एक गोल्डन ग्लोइंग स्केलेटन ध्यान लगाए बैठा था। वो स्केलेटन पिछले जमाने का मार्शल सेंट नैन शोंग फेंग था। मैंने उसे आवाज लगाई और वो स्केलेटन एक रूह बनकर जग गया और मेरे ऊपर चिल्लाने लगा कि वो सालों से यहां क्यों फंसा हुआ था।
उसने मुझे बताया कि उसने मार्शल सेंट बनने के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया था, पर उसके लेवल अप होते ही एलियन रेसेस के स्ट्रॉन्ग फाइटर्स ने उस पर पीछे से अटैक करके उसे मरने की हालत में छोड़ दिया था। उसने रोते हुए कहा कि वो बस 3 साल में मर गया और उसे बिल्कुल शांति नहीं मिली। मैंने उसकी रोने वाली सैड स्टोरी को सुनकर कैजुअली कहा कि उसकी लाइफ और डेथ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उस रूह ने गुस्से में पागल होकर अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक मुझ पर फेंक दिया। मैंने तुरंत बिना हिले अपना पावर एक्टिवेट किया और ओरिजिन सील स्किल का यूज करके उस लेवल 9 के रूह को एक बबल के अंदर ब्लॉक कर लिया। वो बबल में कैद होकर फाइनली पहचान गया कि मैं स्ट्रॉन्ग सू फैमिली से बिलोंग करता हूं। मैंने स्माइल करते हुए उसको बताया कि उसका गेस्ट ठीक है और मैं उसे अभी मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि वो एक बहुत स्पेशल आइटम बनने वाला है। मैंने उससे साफ बता दिया कि उसकी इस फॉर्म का सबसे अच्छा यूज ये है कि वो मेरे पिता सू लॉन्ग को उनका मार्शल सेंट रैंक हासिल करने में एज अ कोर मदद करेगा। मैंने उस चिल्लाती हुई रूह को एक छोटे से शाइनिंग क्यूब में ट्रैप कर लिया और सोचा कि मेरा बाप इस अजीब गिफ्ट से कितना ज्यादा खुश होगा। उसी वक्त सिस्टम ने मेरी स्क्रीन पर बहुत सारे हाई लेवल रिवॉर्ड्स फ्लैश किए, जिसमें एक डार्क ज़ैंग टैंग स्वॉर्ड मुझे मिली। बाउंड्री इंक्रीज कार्ड के साथ मुझे फुल 20,000 विलन पॉइंट्स मिले। चू फेंग और उसकी टीचर के प्लॉट को सक्सेसफुली तोड़ने के कारण सिस्टम ने मुझे एक ज़ैंग सेंग स्वॉर्ड आर्ट और एपिक रैन हुआंग सूत्रा भी रिवॉर्ड किया। मुझे रियलाइज हुआ कि इस टाइम यहाँ आना मेरे लिए कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। मुझे होप थी कि ये डबल लॉस चू फेंग के दिमाग को पूरी तरह हिला देगा, जिससे उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। अब मेरा फोकस वापस आउटर वर्ल्ड की मेन बैटल पर गया, क्योंकि मेरे लेवल 9 कल्टीवेशन कार्ड का टाइम अभी बचा था। मैं स्मूथली चलते हुए बाहर वापस सिटी के रूइंस में पहुंचा, जहां शेंडाई जाओ कसांग अभी भी हमारे लोगों को टॉर्चर कर रहा था। उसने हंसकर कन्फेस किया कि डोंगदाओ और निहोंग के लोग ह्यूमंस को बिट्रे करके एलियंस की आर्मी में मिल चुके हैं, क्योंकि हम ड्रैगन नेशन के लोगों ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया था। उस गद्दार ने एलियन पावर यूज करके अपने राइट आर्म को एक ह्यूज म्यूटेटेड रेड क्लॉ में ट्रांसफॉर्म कर लिया था और मेरे कुछ दोस्तों को हवा में ब्लड स्प्लैटर के साथ क्रश कर रहा था। वो बेशरम जनरल जोर जोर से हंस रहा था और चिल्लाता जा रहा था कि हम ह्यूमंस उसकी इस डार्क एलियन मैजिक को कभी समझ ही नहीं पाए और अब वो हम सबको मारकर एक ब्लड सैक्रिफाइस क्रिएट करेगा। उसकी वो जायंट ऑरा हर तरफ डिस्ट्रक्शन फैला रही थी। मेरे बचे हुए क्लासमेट्स और टीचर्स घबराकर उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, पर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। मैं अपने ब्लैक क्लाउड्स और रेड लाइटनिंग ऑरा के साथ ठीक उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने एक कड़क आवाज में उससे कहा कि एक आउटर स्पेस के भिखारी को हमारी जमीन पर आकर इतना चीखने का कोई राइट नहीं है। उसकी आंखों में मेरे लिए लेवल 9 का फियर ठीक से दिख रहा था। मैंने बस कैजुअली अपनी स्वॉर्ड पर हाथ रखा और उस डार्क लाइटनिंग ब्लेड से एक सिंगल फास्ट स्विंग उसकी तरफ छोड़ी। उस एक स्ट्राइक ने उसकी उस पूरी जायंट म्यूटेटेड आर्म को एक झटके में उसके शरीर से अलग कर दिया। उसकी सारी अकड़ टूट गई और वो रोते हुए मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। उसने मुझे लिटरली अपनी सारी प्रॉपर्टी और ट्रेजर्स देने का वादा किया अगर मैं उसे जिंदा छोड़ दूं। वो बोलने लगा कि वो जिंदगी भर मेरा लॉयल कुत्ता बनकर रहेगा। मैंने उसकी इस डेस्परेट एक्टिंग को कोल्डली देखा और कहा कि ठीक है। उसकी इस रिक्वेस्ट में सिंसियर इमोशंस दिख रहे थे, पर मैंने बिना किसी मर्सी के अपना ब्लैक वेव अटैक उस पर अनलीश कर दिया और उसको वही मिट्टी में मिला दिया। बाकी सारे बचे हुए लोग आगे आकर मेरे सामने झुक गए और मुझे एज अ सेवियर थैंक्स बोलने लगे और मेरा असली नाम जानने की डिमांड करने लगे। मैंने इजीली कह दिया कि उन्हें मेरे नाम या पहचान जानने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब वहां से अपनी मेन एकेडमी की तरफ निकल गए। मैं जानता था कि इस वॉर का फर्स्ट फेज फाइनली खत्म हो गया है और अब सारे फैक्शंस के लीडर्स बैठकर ये डिसाइड करेंगे कि इन एलियन सपोर्टर्स का आखिरी क्लियरेंस कब और कैसे करना है। मैं वहां से दूर चू फंग को देख रहा था और उसको देखते ही मैं रिलैक्स हो गया, क्योंकि उसकी फेक रोने वाली हालत मेरी जीत का सबूत थी। मेरे एक टीममेट ने मेरे पास आकर हंसते हुए रिपोर्ट दी कि उन म्यूटेटेड निहोंग एनिमीज का स्टैमिना लिटरली बहुत ज्यादा था और उनके एलियन पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करने में बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी लग गई थी। उसका मन था कि वो उन लोगों को जल्दी मारने की जगह पहले थोड़ा टॉर्चर करता। मैंने उसको कंप्लीटली अग्री करते हुए बोला कि वाकई हमने उन कचरे वालों को इजीली मरने दिया। मैंने मुस्कुराते हुए उससे समझाया कि रिलैक्स करो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उससे डायरेक्टली बोल दिया कि जल्द ही मैं उसे पूरी तरह से एंटरटेन होने का एक सॉलिड मौका दूंगा। तभी लिन पैंगशी मेरे पास आई। उसने बड़ी चालाकी और कॉन्फिडेंस के साथ मुझसे कहा कि सुयू, उस एलियन एनिमी का बचा हुआ सारा काम मैं खुद हैंडल कर लेती हूँ। उसका कहना था कि मैं तो पहले ही काफी फेम और ग्लोरी कमा चुका हूँ, तो ये छोटी सी विक्ट्री मैं उसके नाम पर कर दूं। और इसके बदले में उसने बड़ी बेशर्मी से मुझे एक ऑफर दिया। उसने कहा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो मेरे पहले किए गए सारे मिस्टेक्स को माफ कर देगी और हम दोनों फिर से पहले जैसे अच्छे टर्म्स पर वापस आ जाएंगे। मैंने एक गहरी सांस ली और उसकी इस बेवकूफी भरी बातों पर मुझे हंसी आ गई। मैंने उसे घूर कर पूछा कि क्या उसे इंसानों की भाषा समझ नहीं आती, या फिर वो बस यहाँ आकर थोड़ी सी अटेंशन और प्रेजेंस फील करना चाहती है। मेरे इतना कहते ही मैं आगे बढ़ा और बिना कोई सोचे समझे मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोर का था कि वो सीधा जमीन पर जा गिरी। ये सब देखकर चू फंग गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, सुयू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? पीछे से किसी ने कहा, चू फंग कुछ मत करो, नहीं तो तुम सीरियसली रूल्स को क्रॉस कर दोगे। रूल्स? चू फंग ने कहा, इस वक्त और इस जगह पर यह सब कुछ बस मार्शल आर्ट्स के बीच का एक छोटा सा स्पार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चू फंग ने अपनी मुट्ठी कसी और स्पीड से आगे बढ़ा, गरजते हुए कहा, सुयू,
आज मैं और मेरे फादर तुम्हें इसकी सही कीमत चुकाना सिखाएंगे। तभी मैंने अपना पावरफुल अटैक लॉन्च किया। मेरे एक ही पंच ने उसे हवा में बुरी तरह से उड़ा दिया। वो चाहे कितना भी एरोगेंट और कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, मेरे इस रॉ अटैक के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी। वो जमीन पर बुरी तरह क्रैश हुआ और उसके मुंह से खून निकलने लगा। मैं उसके पास चलकर गया और ब्रूटली अपना पैर उसके चेहरे पर रखकर उसे जमीन में दबा दिया। चू फंग दर्द से चिल्लाते हुए अग्रेसिवली कहा, सुयू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह ह्यूमिलिएशन देने की? मुझे छोड़ दो। तभी लिन पैंगशी रोते हुए दौड़कर मेरे पास आई। वो लगातार प्लीज कहने लगी और मुझसे पूछने लगी कि मैं चू फंग की डिग्निटी को इस तरह अपने पैरों तले क्यों क्रश कर रहा हूं। उसने रोते हुए कहा कि क्या उसका मुझसे माफी मांगने काफी नहीं है। मैंने एक एक्सट्रीम कोल्ड लुक के साथ उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हारी औकात ही क्या है और तुम्हारा लेवल क्या है कि तुम यहां आकर डायरेक्टली मुझसे सवाल कर सको? मैंने एक शार्प एनर्जी वेव से उसे झटके से पीछे फेंक दिया। वो जमीन पर गिरते हुए और जोर से रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। चू फंग नीचे दबा हुआ चिल्लाया कि मैं उसे जल्द ही छोड़ दूं और उसने कहा कि वो मुझे उसके साथ ऐसा बिहेव करने नहीं देगा। मैंने स्ट्रांगली और क्लियरली उसे वार्न कर दिया कि अगर उसने दोबारा मुझे इस तरह ऑफेंड करने की कोशिश की तो मैं इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं ले सकता कि इस दुनिया में उसके एग्जिस्ट करने के लिए कोई जगह बचेगी भी या नहीं। ठीक उसी वक्त मेरे दिमाग में सिस्टम की फेमिलियर आवाज गूंजी। सिस्टम ने मुझे कांग्रेचुलेट किया कि मैंने सक्सेसफुली सन ऑफ डेस्टिनी के मेंटल स्टेट को बुरी तरह से इंटरफेयर किया है, जिसकी वजह से उसके विल पावर में मैसिव और वायलेंट फ्लक्चुएशंस क्रिएट हुए हैं। इस अचीवमेंट के लिए मुझे ह्यूज रिवॉर्ड्स इशू किए गए थे। मुझे एक ऐसी पावरफुल बॉडी फोर्जिंग टेक्निक मिली जो मेरे सेल्स को 8th रैंक स्टेज में ही इमॉर्टल लेवल पर ट्रांसफॉर्म और रिकंस्ट्रक्ट कर सकती थी। ये एपिक टेक्निक मेरे 100 साल के हार्ड ट्रेनिंग और कल्टीवेशन टाइम को आसानी से बचा सकती थी। मैंने कामली सोचा, चलो अभी के लिए इसे सेव करके रखता हूं। जब ये टेक्निक सच में अपने ट्रू परफेक्ट और मैक्स लेवल पर पहुंचेगी तभी इसका सबसे बेस्ट और मैजिकल हार्वेस्ट मुझे मिलेगा। कुछ वक्त बाद अकेडमी में एक ग्रैंड ऑफिशियल मीटिंग हुई जहां सारे टॉप स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर्स इकट्ठे हुए थे। एक सीनियर इंस्ट्रक्टर ने आगे आकर सीरियसली अनाउंस किया कि फ्रंट लाइन की बैटल सिचुएशन अचानक से काफी बिगड़ गई है, इसीलिए उन्हें बहुत सॉरी फील हो रहा है कि ये मार्शल आर्ट्स एक्सचेंज टूर्नामेंट स्मूथली खत्म नहीं हो पाएगा। ओवरऑल स्ट्रेटेजिक कॉम्बैट प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए इस साल के टूर्नामेंट को वक्त से पहले ही स्टॉप किया जा रहा था। उसके बाद जनरल यांग सबके सामने मेरी ओपनली तारीफ करते हुए बोले कि सू फैमिली के स्टूडेंट्स सच में इनक्रेडिबल और टॉप टियर होते हैं। मैंने बड़ी ही पोलाइटनेस के साथ कहा कि जनरल यांग, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं बस अपनी सू फैमिली की ग्लोरी और उनके ऑनर को मेंटेन कर रहा था। मेरा फर्ज है कि मैं अपनी पोजीशन और अपने नाम की रिस्पेक्ट रखूं। अगर मैं यहाँ वीक दिखता और मेरी वजह से मेरी सू फैमिली की रेपुटेशन खराब होती तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा क्राइम होता। जनरल यांग मेरी इस बात से बहुत इंप्रेस हुए। उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया और मुझे 9th सिटी की तरफ से जीते गए सारे रिवॉर्ड्स का सोल इंचार्ज बना दिया। उन्होंने मुझे पूरी अथॉरिटी दे दी कि मैं इन रिवॉर्ड्स को अपने हिसाब से सबके बीच डिस्ट्रीब्यूट करूं। मैंने तुरंत सारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज और वेपन्स निकाले और वहां खड़े सभी लोगों को उनका फेयर शेयर दे दिया। मैंने उन्हें साफ शब्दों में कहा कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने उनके साथ इनजस्टिस किया है। मैंने उन सबको मोटिवेट करते हुए कहा कि इस बैटल के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग 9th सिटी के नाम को कभी झुकने नहीं देंगे और अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करेंगे। जब सारा डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया तो एक कमांडर आगे आया और उसने सबको ऑर्डर दिया कि अब सब अपने अपने आइटम्स पैक कर लें और 9th सिटी वापस लौटने की तैयारी कर लें। उन्होंने बताया कि वापस जाने के बाद सबको अपनी इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग और मिशंस पर जाने की फ्रीडम मिल जाएगी। मुझे वहां किन जनरल ने एक बहुत ही रेयर और स्पेशल पास दिया। उन्होंने मुझे वार्न किया कि ये पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे इसे बहुत संभाल कर रखना होगा क्योंकि ये मुझे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में एंट्री देगा। मैंने उन्हें थैंक यू बोला और कहा कि हम 3 महीने बाद जरूर मिलेंगे। किसी ने पूछा कि मैं फाइनली 5th सिटी की तरफ क्यों जा रहा हूं, तो एक ऑफिसर ने उन्हें बताया कि मैं ह्यूमैनिटी के डिफेंस लाइन के सबसे आगे वाले हिस्से पर जा रहा हूं जहां एलियन रेसेस का सबसे बड़ा खतरा है। चू फेंग अभी भी जमीन पर गुस्से से अपने दांत पीस रहा था। उसके दिल में मेरे लिए एक आग जल रही थी और वो सोच रहा था कि फ्रंट लाइंस पर सिर्फ मैं ही अकेला हीरो नहीं बनूंगा। उसका घमंड उससे कह रहा था कि जब वो अपनी फुल पावर के साथ वापस आएगा तो वो मुझे मेरे गॉड लाइक पेडेस्टल से नीचे गिरा देगा और मुझे घुटनों पर ला देगा। मैं जल्दी ही ट्रैवल करके 5th सिटी के मेन मिलिट्री कैंप में पहुंचा। वहां गार्ड्स ने मुझे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट किया और अंदर जाने का रास्ता दिखाया। जब मैं कमांडर टेंट के अंदर घुसा तो मेरे सामने का सीन देखकर मेरा दिल एकदम से भारी हो गया। वहां चेयर पर मेरे फादर जनरल सू लॉन्ग बैठे थे और उनकी कंडीशन बहुत ही खराब लग रही थी। उनका एक हाथ बुरी तरह से इंजर्ड था और उसमें से खून निकल रहा था। उनकी मेंटल स्पिरिट भी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी, जैसे उन्होंने किसी बहुत ही डेंजरस एनिमी का सामना किया हो। मैंने तुरंत परेशान होकर उनसे पूछा कि आखिर उनकी ऐसी हालत किसने की है और किस ईविल एंटिटी ने उन पर इतना डेडली अटैक किया है। मेरे फादर ने मुझे रिलैक्स करने का इशारा किया और बड़ी ही शांति से कहा कि ये बस बैटलफील्ड की एक छोटी सी प्राइस है जो उन्हें चुकानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि थोड़े हाई टियर रिसोर्सेज यूज करके वो अपने इस डैमेज को ठीक कर लेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए मैंने अपनी सिस्टम स्टोरेज से एक ग्लोइंग हरी क्विंगलिंग पिल निकाली। ये कोई आम पिल नहीं थी, ये प्योर लाइफ एनर्जी से भरी हुई थी जो सीधा हेवन और अर्थ के ओरिजिन
सोर्स से कनेक्ट कर सकती थी। मैंने वो पिल अपने फादर को दी और जैसे ही उन्होंने उसे अपनी बॉडी पर लगाया, उनका कटा हुआ और इंजर्ड हाथ अचानक से एक गोल्डन ऑरा से ग्लो करने लगा। देखते ही देखते उनके मिसिंग सेल स्ट्रक्चर्स फिर से रीजनरेट होने लगे और उनकी स्पिरिट पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गई। मेरे फादर हैरान रह गए कि एक छोटी सी पिल में इतनी एक्सट्रीम हीलिंग पावर कैसे हो सकती है। उन्होंने रियलाइज किया कि ये पावर डायरेक्टली उनके ब्रोकन रैंक और रेल्म को फिर से फॉर्म कर रही है। मैंने स्माइल करते हुए उन्हें बताया कि मार्शल सेज लेवल के नीचे अगर मेरे फादर की सिर्फ एक आखिरी सांस भी बची होती तो भी मैं उन्हें डायरेक्ट मौत के दरवाजे से वापस खींच कर ला सकता हूं। मेरे फादर ने मुझे एक गहरी नजर से देखा और पूछा कि मैं आखिर अपने थर्ड ग्रैंड अंकल को क्यों बुलाना चाहता हूं और मेरा एक्चुअल प्लान क्या है। उस वक्त मैंने एक बहुत ही मिस्टीरियस और ग्लोइंग क्यूबिकल बॉक्स बाहर निकाला। उस बॉक्स के बाहर निकलते ही पूरे टेंट में एक सुप्रीम एनर्जी फैल गई। मैंने उस बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए अपने फादर से कहा कि इसके अंदर एक डायरेक्ट मार्शल सेज की पोजीशन सील्ड है। मेरे फादर की आंखें शॉक से पूरी तरह खुल गईं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके बेटे के पास एक रियल मार्शल सेज का सोर्स होगा। मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि ये अंदर वाला मार्शल सेज का सोर्स स्पेसिफिकली थर्ड ग्रैंड अंकल के लिए है ताकि वो फाइनली उस सुप्रीम रैंक को अचीव कर सकें। मैंने उन्हें ग्लोइंग गोल्डन बुक दी। मैंने बड़ी सीरियस टोन में उनसे कहा कि जहां तक उनकी बात है, उन्हें अब सिर्फ एक मार्शल सेज नहीं बनना है, उनकी डेस्टिनी अब ह्यूमन एम्परर बनने की है और वो पूरी ह्यूमैनिटी को लीड करेंगे। मेरे फादर मेरे इस एम्बिशन और पागलपन को देखकर स्टन रह गए थे। वो खुद से सोच रहे थे कि उनका ये बेटा आखिर किस लेवल का गॉड लाइक प्लान बना रहा है। उन्होंने उस ग्लोइंग गोल्डन बुक को देखा और पूछा कि ये आखिर कौन सी डिवाइन टेक्निक है। मैंने उन्हें बताया कि ये ह्यूमन एम्परर मैनुअल है और ये किसी भी टॉप टियर हेवन लेवल टेक्निक से कई हजार गुना ज्यादा स्ट्रांग है। ये एक एक्चुअल स्टार लेवल टेक्निक थी। मेरे फादर इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि ये टेक्निक मुझे खुद के लिए रखनी चाहिए क्योंकि मेरी उम्र अभी कम है और मेरा टैलेंट इस टेक्निक को डिजर्व करता है। उनका कहना था कि उनकी उम्र अब ढल चुकी है और मैं उनसे बेटर कैंडिडेट हूं। उन्होंने ये प्रपोज किया कि अब से पूरी सू फैमिली अपने सारे रिसोर्सेज लगाकर मुझे एक सुप्रीम ह्यूमन एम्परर बनने के लिए ट्रेन करेगी। मैंने मुस्कुराकर उन्हें बुक वापस दी और कहा कि वो इसे खुद प्रैक्टिस करें क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इससे भी अच्छे और पावरफुल ऑप्शंस मेरे सिस्टम में अवेलेबल हैं। मेरे इस स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड को देखकर मेरे फादर मान गए और उन्होंने तुरंत थर्ड ग्रैंड अंकल को एक सिग्नल भेजकर वहां बुला लिया। जब थर्ड अंकल आते हैं तो वो फादर से सब हाल पूछते हैं। मैं थर्ड अंकल के पास जाके उन्हें बताता हूं कि मैंने उनके लिए और फादर के लिए एक छोटा सा सरप्राइज लाया था। उन्होंने फिर उस सेंट रैंक सील को देखा और वो बेहद खुश थे कि मैं उन्हें ये दे रहा था। फिर वो पूछते हैं कि मेरा लेवल अचानक 6 से 9 तक कैसे पहुंच गया, जिस पर मैं जवाब देता हूं कि एक पुराने सेंट की वजह से, लेकिन उस वक्त का कल्टीवेशन सिर्फ थोड़े टाइम तक चलेगा। उसके बाद एक जनरल दौड़ा हुआ आया और बताया कि फ्रंट लाइन पे अटैक हो गया है। दुश्मनों में 10 लेवल 9 रैंक्स और कुछ और पावरफुल फाइटर्स थे। ये सुनकर मेरे फादर का चेहरा सीरियस हो गया। उन्होंने तुरंत अपने कमांडर मोड में आते हुए ऑर्डर दिया कि जिन लोगों को चोट नहीं आई है उन्हें तुरंत ब्लड रीस्टोरिंग पिल्स दी जाएं और वो डायरेक्ट बैटलफील्ड की तरफ बढ़ें। उन्होंने फोर्थ सिटी से एक्स्ट्रा बैकअप मंगवाने का भी ऑर्डर दिया। मेरे फादर और थर्ड ग्रैंड अंकल ने मुझे टेंट में रुकने को कहा। उन्होंने डिसाइड किया कि पहले वो इन एलियंस का सफाया करेंगे और उसके बाद ही अपना ब्रेक थ्रू स्टार्ट करेंगे। मेरे फादर बाहर जाने लगे तभी मैंने उन्हें रोककर अपने हाथों में से 2 किताबें निकाली। मैंने उन्हें वॉइड ब्लीड टेक्निक की बुक दी जो कि एक स्टार लेवल मार्शल आर्ट थी। मैंने उन्हें समझाया कि हालांकि इसको सीखना थोड़ा मुश्किल है पर मार्शल सेज बनने के बाद उन्हें बिल्कुल ऐसी ही एडवांस टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। थर्ड ग्रैंड अंकल थोड़ा परेशान थे क्योंकि दुश्मनों की गिनती 10 लेवल 9 एलियंस की थी और उन्हें डर था कि ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। पर मैंने अपने फादर की तरफ देखकर फुल कॉन्फिडेंस से कहा कि अगर वो सच में इस दुनिया के ह्यूमन एम्परर बनना चाहते हैं तो मैं अपनी पावर से उन्हें इतना डिवाइन बिलीफ और एलियन फेथ प्रोवाइड करूंगा कि वो बिना किसी प्रॉब्लम के सीधा सेज रैंक को क्रॉस कर जाएंगे। ये सुनकर मेरे फादर के अंदर का वॉरियर जाग उठा और वो अपनी सोर्ड के साथ टेंट से बाहर निकल पड़े। बाहर का नजारा सच में किसी नर्क से कम नहीं था। हर तरफ आग लगी हुई थी और आसमान धुएं से काला हो चुका था। हमारे ह्यूमन सोल्जर्स उन डिस्गस्टिंग एलियन से भिड़ रहे थे जो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर स्टेल्थ अटैक करने आए थे। सामने से कुछ एक्सट्रीमली मस्कुलर और जायंट रेड स्किन वाले एलियन मॉन्स्टर्स आगे आए। उन्होंने एरोगेंट आवाज में चिल्लाते हुए कहा कि आज रात वो ह्यूमन रेस की इस 5th सिटी को मिट्टी में मिला देंगे और इस पर उनका ही राज होगा। उनका लीडर जोर जोर से हंस रहा था और ह्यूमन फोर्सेस को मॉक कर रहा था कि हमारी सिटी का कमांडर ऑलरेडी उनके एलियन सेज गॉड के हाथों अपना एक हाथ गंवा चुका है और अब हमारे पास कोई भी पावरफुल डिफेंडर नहीं बचा है। उसने चैलेंज किया कि आज सारे इंसान मारे जाएंगे। तभी मेरे फादर सूलोंग किसी देवता की तरह आसमान से प्रकट हुए। उनकी बॉडी एक ग्लोइंग ऑरा से कवर थी और उनका जो हाथ एलियन ने काटा था वो कंप्लीटली फाइन था और उसमें एक इंटेंस फायर एनर्जी दौड़ रही थी। उन एलियन लीडर्स की आंखें उन्हें देखकर बाहर आ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान ठीक कैसे हो गया। मेरे फादर ने बड़े ही ठंडे और खतरनाक ढंग से उन्हें देखा और कहा कि आओ आगे मेरी सिटी लेने की कोशिश करो। उन्होंने सबसे स्ट्रॉन्ग एलियन की तरफ पॉइंट करके कहा कि इन सभी लेवल 9 एलियंस को वो अकेले हैंडल करेंगे और बाकी सोल्जर्स सिर्फ लेवल 8 वालों को देखेंगे। एक जनरल ने मेरे फादर को रोकने की कोशिश की क्योंकि उनकी इंजरी अभी थोड़ी देर पहले ही हील हुई थी, पर मेरे फादर ने फुल कॉन्फिडेंस में उसे पीछे हटने को
ऑर्डर दिया। वो रेड स्किन वाला एलियन कमांडर बहुत गुस्से में आ गया। उसने चिल्लाया कि आज वो मेरे फादर सू लॉन्ग का सारा पुराना और नया हिसाब बराबर कर देगा और उनका खून पी जाएगा। उसने अपने सारे लेवल 9 कंपेनियंस को ऑर्डर दिया कि सब एक साथ मिलकर मेरे फादर पर अटैक करें ताकि हमारी ह्यूमन रेस कंप्लीटली हेल्पलेस हो जाए। उन्होंने मिलकर एक मैसिव डार्क एनर्जी ब्लास्ट रिलीज किया, पर मेरे फादर अब पहले वाले सू लॉन्ग नहीं थे। उन्होंने बस अपनी सोर्ड को मजबूती से पकड़ा और अपनी नई स्टार लेवल टेक्निक वॉइड ब्लेड सेकंड फॉर्म सेवरिंग द गैलेक्सी को एक्टिवेट किया। एक ही फ्लैश में एक मैसिव व्हाइट और गोल्डन एनर्जी स्लैश आसमान को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उस स्लैश के अंदर इतनी डिस्ट्रक्टिव ताकत थी कि उसने हवा में एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया और एक ही सेकंड में उस रेड एलियन लीडर समेत बाकी लेवल 9 एलियंस को उनके वेपन्स के साथ 2 टुकड़ों में काट के रख दिया। उनकी बॉडीज ब्लास्ट हो गई और खून की बारिश होने लगी। वो डार्क एनर्जी अटैक कंप्लीटली शैटर हो गया। वो एलियन लीडर जमीन पर गिरा और मरने से पहले हैरानी से चिल्ला रहा था कि ये इम्पॉसिबल है। एक नॉर्मल इंसान इतना पावरफुल और डोमिनेंट कैसे हो सकता है जब तक कि वो एक एक्चुअल सेज गॉड न बन गया हो। मेरे फादर उसके पास चले गए और बड़े काम टोन में उसके मुंह पर थूकते हुए बोले कि हालांकि वो अभी तक मार्शल सेज नहीं बने हैं, पर उन जैसी वीक मुर्गियों और कीड़े मकोड़ों को क्रश करने के लिए उन्हें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर की जरूरत नहीं है। वो एलियन अभी भी एरोगेंट था और बोल रहा था कि 2 दिन के अंदर उनकी एरियन रेस के 2 नए सेज गॉड्स यहां आएंगे और सारी ह्यूमन रेस को जिंदा जला देंगे। मेरे फादर ने उसके बाकी बचे सिर को काटते हुए कहा कि उन्हें पहले नरक में जाकर वेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द उनके वो सेज गॉड्स भी वहीं आने वाले हैं। आसपास खड़े ह्यूमन सोल्जर्स इस गॉड लाइक डिस्प्ले ऑफ पावर को देखकर पागल हो गए थे। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि उनके सिटी लॉर्ड सच में इनविंसिबल हैं और उनकी पावर डायरेक्टली हेवेंस को छू रही है। सोल्जर्स कंटिन्यूसली चेंगजू वान सुई, चेंगजू वुडी का नारा लगाने लगे। तभी मेरे फादर के आसपास का एनवायरनमेंट कंप्लीटली बदल गया। एक प्योर और सेक्रेड ऑरिजिन लाइट आसमान से नीचे आई और उनकी बॉडी के आसपास एक मैसिव गोल्डन फैंटम ड्रैगन घूमने लगा। ये वो प्योर ह्यूमन एम्परर की ऑराज थीं और मार्शल आर्ट्स का एक्सट्रीम लेवल था। मैं दूर से ये सब देख रहा था और मेरे फेस पर एक सैटिस्फाइड मुस्कान आ गई। मुझे फाइनली पता चल गया था कि मेरे फादर ने सक्सेसफुली मार्शल सेज के रेल्म में एंटर कर लिया है। मेरे फादर ने आसमान में उड़ते हुए एक डोमिनेंट आवाज में सारे सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि अब टाइम आ गया है फ्रंट लाइंस को एडवांस करने का। उन्होंने ऑर्डर दिया कि आसपास के 3000 मील का सारा एरिया अब ह्यूमैनिटी की टेरिटरी है और उन्होंने सबको अटैक करने का कमांड दे दिया। रात भर उस बैटलफील्ड पर सिर्फ एलियंस की लाशें बिछी थी। जब दिन निकला तो एक सोल्जर ने मेरे फादर को आकर मिलिट्री रिपोर्ट दी कि उन्होंने सभी टारगेट्स को क्लियरली वाइप आउट कर दिया है और एलियंस के मैसिव वेपन्स और रिसोर्सेज कैप्चर कर लिए। उन्होंने कई रेयर मिनरल माइंस पर भी कब्जा कर लिया था। मेरे फादर ने तुरंत ऑर्डर्स पास किए कि बाकी सिटीज और टॉप फैमिलीज को बुलाकर इन मिनरल स्पॉट्स को उनके साथ बांट लिया जाए और जो छोटे मोटे रिसोर्सेज कैप्चर हुए थे वो 5th सिटी के उन सभी ब्रेव सोल्जर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने को कहा जिसने बैटल में अपनी जान की बाजी लगाई थी। सारे सोल्जर्स खुशी और रिस्पेक्ट से उन्हें देख रहे थे, जबकि दूसरी तरफ मैं इस एनवायरनमेंट से थोड़ा दूर एक आइसोलेटेड जंगल एरिया में अकेला था। मेरा माइंड अलग ही कैलकुलेशन कर रहा था। मुझे एहसास हो गया था कि अगर मुझे हेवन डिफाइंग बैटल्स लड़नी है और अपने आप को टॉप पर मेंटेन रखना है तो मुझे फोर्सफुली अपने डेस्टिनी विलन सिस्टम में से और विलन पॉइंट्स कमाने होंगे और खुद को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करना होगा, वरना फ्यूचर के हाईएस्ट ईयर डेथ मैचेस में मेरी एग्जिस्टिंग पावर जल्द ही फेल हो जाएगी। मैं खुद पर थोड़ा हंस रहा था कि मैंने आज कितना बड़ा गैम्बल खेला है। मैंने अपनी मुट्ठी कसकर एक डिवोनिक एनर्जी का ऑर्ब अपने हाथों में महसूस किया। मैंने अपने सिस्टम स्टोर को ओपन किया और वहां से एक ही हुआ जी जाई तियान मोजिंग नाम का एक स्पेशल लिमिटेड टाइम सेल वाली सुप्रीम आइटम परचेज की। वो एक ब्लैक डेमोनिक बुक मेरी इन्वेंट्री से मेरी बॉडी में आ गई और मेरी स्किन के ऊपर से पर्पल लाइटनिंग्स निकलने लगी। मेरी आंखों के अंदर उस सिस्टम की वजह से एक खून जैसी लाल ग्लो आ गई। एक मैसिव डार्क घोस्ट फैंटम मेरे पीछे खड़ा हो गया था। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने चेस्ट में एक पावरफुल डेमोनिक हार्ट की बीट को फील किया। मैं समझ गया था कि चाहे मेरी ओरिजिन या बैकग्राउंड कुछ भी हो, पर कोई भी सुपरनैचुरल पावर मेरे स्टेप्स को रोक नहीं सकती। मैं जोर से आसमान की तरफ देखकर हंसा और मैंने प्रॉमिस किया कि अगर हेवन मुझे इस पूरे यूनिवर्स का हीरो और प्रोटैगनिस्ट बनने का हक नहीं देता तो मुझे कोई इशू नहीं है। मैं इस सारे हेवन और अर्थ का सबसे टेरिफाइंग और अनमैचेबल डेस्टिनी विलन बनूंगा, जिसके आगे सारे सन ऑफ डेस्टिनी अपने घुटने टेकेंगे। मुझे फ्रंट लाइन से लाखों लोगों के चैंट्स सुनाई दे रहे थे और मैं क्लियरली फील कर पा रहा था कि मेरे फादर का मार्शल सेज में ब्रेक थ्रू करना एलियंस को बर्दाश्त नहीं होगा और वो एक बहुत बड़ा हमला करेंगे। उन्होंने रिपोर्ट दी कि करीब 60 लेवल 9 एक्सपर्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और बाकी रास्ते में हैं। उन ऑफिशियल्स ने तय किया कि आज रात वो मेरे फादर को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रंट लाइंस पर अपनी जान की बाजी लगा देंगे। पर तभी आसमान का रंग बदल गया। एलियंस के 5 मार्शल सेज लेवल के गॉड्स एक साथ आसमान फाड़कर आ गए। वो मेरे फादर के ब्रेक थ्रू को रोकने आए थे। उन एलियन गॉड्स ने धमकी दी कि अगर इंसानों ने मेरे फादर को उनके हवाले नहीं किया तो वो आज पूरी ह्यूमन रेस को जड़ से मिटा देंगे। ये सब जब हो रहा था, मेरा अपना लेवल 8 का ब्रेक थ्रू भी कंप्लीट हो गया था। मैंने सोचा कि अब वक्त आ गया है बाहर निकलने का। मेरी सू फैमिली जल्द ही 3 मार्शल सेजेस वाली फैमिली बनने वाली थी। मैंने अपने शैडो स्टेप्स यूज किए और सीधा 5th सिटी के मेन गेट के बाहर वाले जंगल टेरिटरी में आ गया। वहां मैंने देखा कि कुछ ह्यूमन सोल्जर्स बुरी तरह फंस गए थे और दर्जनों रेड स्किन जायंट लेवल 8 एलियंस उन्हें मारने वाले थे। मैं सीधा उन एलियंस के बीच में एंटर हो गया। मैंने अपने सैनिकों से कहा कि वो पीछे हट जाएं क्योंकि ये एरिया बहुत डेंजरस है। मैं अभी एलियन गॉड्स के साथ तो नहीं लड़ सकता था, पर इन लेवल 8 एलियंस को तो मैं स्नैक की तरह
तरह खा सकता था। मैंने अपनी वॉइड एनर्जी को स्वॉर्ड में इन्फ्यूज किया और उन घमंडी एलियंस पर टूट पड़ा। एक ही स्ट्राइक और सीधा खेल खत्म। मेरा ब्लैक ब्लेड उनके सीने को फाड़ता हुआ बाहर निकल आया। बाकी एलियन मॉन्स्टर्स को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। वो डर के मारे पीछे हटने लगे, पर मैं तब तक उनके सर्कल के बीच में आ चुका था। मैंने अपना हाथ आगे किया और गॉड सप्रेसिंग एलिफेंट टेक्निक का फैंटम फॉर्म उनके ऊपर स्मैश कर दिया। एक जायंट गॉड लाइक हाथी का रूप आसमान से जमीन पर उन लेवल 8 एलियंस को क्रश करता हुआ गिरा और वहां सिर्फ और सिर्फ धूल और मिट्टी का धुआं बचा। उन एलियन बीस्ट्स की लाशें जमीन पर पड़ी थीं और उनकी ओरिजिन एनर्जीज को मैं अपने ऑराज में एब्जॉर्ब करने लगा। मेरे लेवल 8 एलियंस को एब्जॉर्ब करने का नजारा देखकर वहां खड़े इंसान और एलियन दोनों हैरान थे। उन एलियंस का न्यूट्रिएंट टेस्ट सच में डिलीशियस था, पर अब ये मेरी अपग्रेडेड रैंक के सामने थोड़े वीक फील हो रहे थे। मेरे इस डेमोनिक रूप को देखकर एलियंस ने चिल्लाकर अपने साथियों को मुझ पर हमला करने का ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे सिर पर अटैक करें, पर मैं उनकी स्पीड को ऐसे देख रहा था जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो। मैंने हंसते हुए अपनी स्वॉर्ड उठाई और अपनी अल्टीमेट टेक्निक यूज की। मेरे पास एक ऐसी स्वॉर्ड है जो सब कुछ दफन कर सकती है, जो आसमान और जमीन दोनों को फाड़ सकती है। मैंने एक मैसिव स्ट्राइक रिलीज की जिसने उस पूरे एरिया को एक डेथ डोमेन में बदल दिया। एलियंस चीखते हुए मरने लगे। ह्यूमन सोल्जर्स इस गॉड लाइक डिस्प्ले को देखकर जोर जोर से सू शाओ जू वू डी चिल्लाने लगे। उनका जोश आसमान छू रहा था और उन्होंने मेरे पीछे पीछे आकर बचे हुए एलियंस को काटना शुरू कर दिया। तभी वहां छुपकर एक एलियन प्रिंस मेरी तरफ डर के मारे देख रहा था। उसने जब अपना रास्ता क्लियर नहीं पाया तो वो मेरे सामने भीख मांगने लगा। उसकी आंखों में डर और पैनिक भरा था। उसने रोते हुए चिल्लाया कि उसकी जान बख्श दूं क्योंकि उसके फादर एक एक्सट्रीम लेवल के सेज गॉड हैं और अगर मैंने उसे मारा तो उसके फादर पूरी ह्यूमन रेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसका ये बकवास कॉन्फिडेंस देखकर मेरी हंसी छूट गई। मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारी और उसे ग्राउंड में प्रेस कर दिया। मैंने हंसते हुए और एरोगेंट टोन में उससे कहा कि तुम क्या सोचते हो कि सिर्फ तुम्हारी एलियन रेस के पास ही सेज लेवल एक्सपर्ट्स हैं? मैंने उसकी आंखों में देखा और बड़ी कोल्डली उसे कंप्लीटली एक्सटिंग्विश होने का ऑर्डर दिया। उसने रोने की पूरी कोशिश की, पर मैंने अपनी स्वॉर्ड का एक स्विफ्ट हॉरिजॉन्टल स्विंग किया और उस एलियन प्रिंस का सिर धड़ से अलग होकर ग्राउंड पर लुढ़कने लगा। जैसे ही उस प्रिंस की मौत हुई, आसमान अचानक से ब्लड रेड हो गया। बादलों के बीच से एक मैसिव और डार्क एनर्जी की स्टॉर्म बनने लगी और वहां उसके फादर, उस एलियन सेज गॉड का एक हॉरिफाइंग और गॉड लेवल प्रोजेक्शन प्रकट हुआ। उस जायंट फैंटम ने गुस्से से गरजते हुए कहा कि एक इंफीरियर ह्यूमन रेस का कीड़ा कैसे हिम्मत कर सकता है उसके सुप्रीम सन की जान लेने की। उसने अनाउंस किया कि आज मैं उसके हाथों सबसे पेनफुल डेथ मरूंगा। बकवास कम करो। मैंने उस दुश्मन की तरफ घूर कर देखा। क्योंकि तुम लेवल 9 के हो तो अपनी पूरी ताकत से हमला करो। मुझे लगा था वो कुछ नया करेगा, पर उसने फिर वही पुराना पैतड़ा अपनाया। उसने मुझे हल्के में लेने की कोशिश की और चिल्लाया कि मैं अपनी औकात देखूं। ठीक है, मैंने स्मार्क किया। अचानक उसे एक झटका लगा। उसका सिस्टम हिल गया होगा। उसने हैरानी से सोचा होगा कि ये कैसे हो सकता है। क्या मैं फिर से लेवल अप करने वाला हूँ? मैंने खुद से सवाल किया। इस बार ऑरा सच में कुछ अलग ही महसूस हो रही थी। वो जोर से हंसा। उसकी हंसी में एक एरोगेंट घमंड था। उसने मुझे मगरूर कहा और बोला कि अब देखते हैं मैं कैसे टिक पाता हूँ। उसका मानना था कि जैसे ही हेवनली ट्रिब्यूलेशन की लाइटनिंग गिरेगी, मेरा किस्सा खत्म हो जाएगा। मैंने फोकस किया। मेरी आत्मा के आर पार होती हुई एक डीप मेडिटेशन स्टार्ट हो गई थी और जैसे ही ये कंप्लीट होगा, हेवनली ट्रिब्यूलेशन मेरी कामयाबी की आखिरी सीढ़ी बन जाएगी। लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने खुद से वादा किया कि ह्यूमन रेस में कोई दूसरा डेमीगॉड पैदा नहीं होना चाहिए। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और उसने तय कर लिया था कि आज मेरा अंत यही होगा। सबने पीछे से चिल्लाया कि उसे रोको, चाहे सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही क्यों ना हो। खेल खत्म करो, वो चिल्लाए। तभी मुझे किसी और की आवाज आई, बच्चे जल्दी भागो, हेवनली ट्रिब्यूलेशन की चिंता मत करो, जल्दी यहाँ आओ, तुम्हारे अंकल तुम्हारे लिए इसे झेल लेंगे। मेरे 5th अंकल आगे आए। अचानक मेरे पिता सामने आए। मेरे बेटे सुयू के हेवनली ट्रिब्यूलेशन के बीच में हमला करने की हिम्मत कैसे हुई और मेरे 5th अंकल के खिलाफ दुश्मनी दिखाने की? फादर ने उसे पकड़कर पूछा कि वो अपना अंत कैसे चाहते हैं। उसके होश उड़ गए। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो बड़बड़ाने लगा कि होली गॉड रेल्म नामुमकिन है। पिता ने उसे गर्दन से पकड़ा। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, एक लेवल 9 होकर भी तुम यहाँ आकर बैटलफील्ड मैटर्स में दखल देने आए हो। तुम्हें क्या लगता है तुम तीनों जीत जाओगे? होली गॉड, मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो। वो गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन मेरे पिता ने उसे जान से मार दिया। पिताजी ने 5th अंकल की तरफ देखकर सॉरी कहा क्योंकि वो अपने ओरिजिन पाथ को स्टेबलाइज करने में बिजी थे और टाइम पर नहीं आ सके थे। 5th अंकल की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने गर्व से कहा कि आखिरकार तुम एक मार्शल सेज बन गए और अब हमारी सू फैमिली में 2 मार्शल सेज हैं। पिताजी ने उन्हें आराम करने को कहा और युद्ध का कमांड अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने सभी सोल्जर से कहा कि उन्होंने बहुत सहा है और अब हम काउंटर अटैक शुरू करके अपनी चीजें वापस लेंगे। सभी ने नए मार्शल सेज को प्रणाम किया। एक वॉरियर ने पिताजी से पूछा कि बाकी के मार्शल सेज कहाँ हैं।
उन्होंने बताया कि दुश्मन ने इस बार एक बड़ी आर्मी भेजी थी, जिसके चलते बाकी सिटीज के गार्ड्स और मार्शल सेज वहां ब्लॉक हो गए थे। यहाँ सिर्फ हेवन बैटलिंग मार्शल सेज और हेवन रूलिंग मार्शल सेज ही आ सके थे। पता चला कि इन एलियंस ने 5 मार्शल सेज को सिर्फ मुझे मारने के लिए भेजा था, क्योंकि उस दिन मैंने एक लेवल 9 वॉरियर के रूप में उनके 20 वीक लेवल 9 वॉरियर्स और कुछ ओरिजिन लेवल 9 वॉरियर्स को मार दिया था। उन्हें डर था कि अगर मैं मार्शल सेज बन गया तो उनका क्या होगा। वो सब शॉक में थे कि इस लड़के का मास्टर आखिर है कौन, जिसने इसे इतने कम वक्त में ऐसी ताकत दे दी। मेरे पिताजी ने अपने मन में सोचा कि जब दुश्मन ने मुझे इतनी बड़ी पोजीशन पर रख ही दिया है तो मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। दुश्मन के 5 मार्शल सेज ने मजाक उड़ाया कि बस दोनों मिलकर उन्हें कैसे रोकेंगे, पर जब उन्होंने पिताजी को देखा तो वो दंग रह गए। उन्होंने पूछा कि उनका मार्शल सेज लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन कहाँ है, क्या उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया है। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि पिताजी ने ह्यूमन रेस का ओरिजिन पाथ यानी लेजेंडरी ह्यूमन एम्परर का रास्ता चुन लिया है, जिसके लिए किसी ट्रिब्यूलेशन की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि अभी इन बातों का वक्त नहीं है और पहले उन्हें यहाँ का मामला निपटाना होगा। दुश्मन ने पिताजी पर हमला किया और मजाक उड़ाया कि नया मार्शल सेज होकर मौत को बुलावा दे रहे हैं, पर पिताजी ने जैसे ही अपना मून गेजिंग स्पीयर चलाया उनके अंदर मौत का डर पैदा कर गया। घबराकर उसने अपने बाकी साथियों को बुलाया। तभी आसमान काली घटाओं और बिजलियों से भर गया। किसी ने पूछा कि ये मार्शल सेज लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन मेरी वजह से आई है क्या। तभी थर्ड अंकल ने दहाड़ते हुए कहा कि ये लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन मेरी है और किसको इससे प्रॉब्लम है, वो भी किस्मत से ब्रेक थ्रू कर चुके थे। पिताजी ने थर्ड अंकल से कहा कि आप आराम से ब्रेक थ्रू कीजिए, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई आपको मार्शल सेज बनने से नहीं रोक सकता और सू फैमिली के राइज को कोई नहीं रोक पाएगा। दुश्मन पागल हो गए और ह्यूमन रेस को नया मार्शल सेज पैदा करने से रोकने के लिए चीखने लगे। मैंने खुद को फोकस किया और याद किया कि जब मैं एक लेवल 7 हेवन सोल ग्रैंड मास्टर का लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन ले रहा था तो मेरा बॉडी ऑफ डिस्ट्रक्शन सिर्फ शुरुआती स्टेज पर था, पर अब इस विशाल लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन सी के साथ मैं छोटी सक्सेस तक पहुंच सकता था। जैसे जैसे आसमान से बिजली गिरती मेरे सेल्स और मजबूत होते गए। मेरा प्रिंसिपल साफ था, जितना मजबूत दुश्मन उतना ही ताकतवर मैं बनूंगा। ग्लेज्ड एंशिएंट सिटी के ब्लड और की अपनी जगह पर थे और अब इस युद्ध को खत्म होना था। फैमिली सीनियर्स गर्व से चिल्ला उठे कि आज हमारी सू फैमिली में 3 मार्शल सेज हैं और अब हमारी सू फैमिली सच में एक बड़ा राइज देखेगी। सब ओवरजॉयड हो गए थे, लेकिन बीच में थर्ड ग्रैंड अंकल डीमन से भिड़ रहे थे। दुश्मन का एक एलियन का असैसिनेशन फेल हो गया। वो सब घबरा गए और उन्होंने रिट्रीट करने का ऑर्डर दे दिया। जाते हुए उन्होंने धमकी दी कि जब उनका क्लैन लीडर आजाद होगा तो वो ह्यूमन रेस का आखिरी दिन होगा। पर मुझे पता था कि हमारी प्रोग्रेस को कोई नहीं रोक सकता और हमने उन्हें खदेड़कर वहां से भगा दिया। एक दिन और एक रात चली इस लड़ाई के पीछे करोड़ों आम लोग थे। अगर हम एक कदम भी पीछे हटते तो उनके परिवार मारे जाते, इसलिए सबने मरना कबूल किया पर पीछे नहीं हटे। सबने एक साथ चीखा, मार्शल सेंस अमर रहें, मार्शल सेंस की जय जयकार हो। दुश्मनों ने उसे अपनी एक गलती बताई और बोला कि 20 साल के अंदर ह्यूमन रेस खत्म हो जाएगी, पर तब तक सभी सोल्जर्स उन्हें भगा चुके थे और वो वॉर स्पॉइल्स छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। पूरी सेना ड्रैगन कंट्री और मेरी जय जयकार कर रही थी। ये युद्ध हम जीत गए थे और इस 3000 माइल एरिया पर अब ड्रैगन कंट्री का राज था। मैंने देखा कि पिताजी ह्यूमन एम्परर के रूप में अपना मोमेंटम बना रहे हैं और सू फैमिली ठीक रास्ते पर है। तो अब मेरे खुद के स्टेज पर आने का टाइम आ गया था और मेरी अंदर की एम्बिशन एक नया रूप लेने वाली थी। मैंने सबको वापस बुलाया ताकि सू फैमिली की आगे की स्ट्रेटजी और प्लान डिस्कस कर सकूं। मैंने टेबल पर किंगलिंग पिल रखी, जिसकी सुगंध से ही बॉडी की पुरानी बीमारियां ठीक होने लगती हैं। ये एक ऐसी पिल थी जो मार्शल सेज लेवल के नीचे डेथ बेड पर पड़े किसी भी इंसान को बचा सकती थी और फाउंडेशन ठीक कर सकती थी। मैंने थर्ड ग्रैंड अंकल से कहा कि ये पिल आपकी पुरानी सारे नुकसान ठीक कर देगी, क्योंकि सू फैमिली के 5 ड्रैगन्स में से किसी को भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। उन्होंने इमोशन के साथ कहा कि 20 साल से उन्होंने मुझे एक बच्चे से एक महान आदमी बनते देखा है। मैंने उन्हें बताया कि अब पिताजी ह्यूमन एम्परर ओरिजिन पाथ पर हैं और हमें बहुत कुछ आगे बढ़ाना है। मैंने उन्हें वॉइड सेबर टेक्निक और डेथ बरियल सेबर टेक्निक की ओरिजिनल कॉपीज दी, जो स्टार लेवल वेपन्स थे और सू फैमिली की गॉड डिस्ट्रॉइंग सेबर टेक्निक की जगह ले सकते थे। मैंने सजेस्ट किया कि पिताजी पुरानी अर्थ लेवल और हेवन लेवल टेक्निक्स को ड्रैगन कंट्री के लोगों के लिए फ्री में पब्लिक कर दें, ताकि सब मार्शल आर्ट सीख सके और पिताजी को एक अच्छा नाम मिल सके। निहॉन और हैफी के गद्दारों के बारे में भी डिस्कशन हुआ, जिन्होंने एलियंस के साथ मिलकर धोखा दिया था। उन दोनों एरियाज को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर पास हुआ और मैंने भी इस अटैक में ज्वाइन करने की इच्छा जताई ताकि मुझे और ट्रेनिंग का मौका मिल सके। मीटिंग के बाद मैं अपने सबऑर्डिनेट से मिलने गया, जिन्हें मैंने पहले एक इंस्ट्रक्टर के जरिए रिक्रूट किया था। मैंने उन्हें साफ बताया कि आज से वो सब मेरे सूयू के डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स हैं और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो अभी जा सकता है। पर उन सब ने मेरे प्रति पूरी लॉयल्टी दिखाई और बोला कि वो आज जो भी हैं मेरी वजह से हैं। मैंने इस लॉयल्टी के बदले उन्हें सू फैमिली की हेवन लेवल डायरेक्ट लीनेज टेक्निक सिखाने का वादा किया। उसमें हेवन
11 लेवल गॉड डिस्ट्रॉइंग सेबर टेक्निक और 3 और स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट्स थे। मैंने उन्हें 20 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स और ब्रेक थ्रू पिल्स दी और अगले 6 महीने तक वहां प्रैक्टिस करने का ऑर्डर दिया। जब वो लेवल 6 के मिडिल स्टेज तक पहुंचेंगे तब मैं उन्हें नई टेक्निक सिखाऊंगा। एक सबॉर्डिनेट ने जब कहा कि वो तुरंत टेक्निक बदलना चाहता है तो मैंने उसे मना किया और कहा कि पहले स्पिरिचुअल पावर डेवलप करे। मैंने उसे सोल सेवरिंग सूत्र दिया और कहा कि अपने की और ब्लड को अभी कंट्रोल में रखे और जब स्पिरिचुअल पावर लेवल 7 तक पहुंचे तब हेवन सोल ग्रैंड मास्टर का लेवल क्रॉस करे। उसने मेरे पीछे चलने की कसम खाई, पर मैंने उसे समझाया कि ये युद्ध सिर्फ ब्लू प्लैनेट तक ही रुकने वाला नहीं है। मैंने उसे 1 महीने बाद सिटी लॉर्ड मैंशन में मिलने का ऑर्डर दिया। तभी मुझे मेरे एक जासूस ने रिपोर्ट की कि जिंगवू एकेडमी की वाइस प्रिंसिपल हान श्वांग फर्स्ट सिटी वापस आ चुकी हैं। वो काफी इंजर्ड थी और अब उसका रैंक सिर्फ लेवल 7 के पास था। उसने आते ही लोगों को हायर किया था ताकि इस न्यूज को फैलाया जा सके कि चू फंग उसके इंजरीज का कारण है और उसका अपने स्टूडेंट के साथ झगड़ा हो गया था। पर मैंने तुरंत ऑर्डर दिया कि इस न्यूज को दबाकर रखा जाए और ठीक 25 दिनों बाद इसे इतना पुश किया जाए कि सब जगह फैल जाए। मैं देखना चाहता था कि जू शांग यान इस मास्टर को मारने वाले इल्जाम को कैसे झेलता है। दूसरी तरफ चू फंग और लिन पैंगशी फॉरेस्ट से बाहर आ गए थे। उन्होंने पिछले 1 महीने में कड़ी मेहनत करके 98 पीसेस 7th रैंक बीस्ट कोर्स कलेक्ट कर लिए थे। लिन पैंगशी बहुत खुश थी। उसको लग रहा था कि अब वो जल्द ही 9th सिटी के रिटर्न्स बेस में सबमिट कर देंगे। रिजल्टिंग जाइड 6th रैंक के रिसोर्सेज पे अप्लाई किए जाएंगे। चू फेंग मुस्कुराया। उसने सोचा कि उसको किसी चीज की जल्दी नहीं है। वो अगले स्टेजेस और रिसोर्सेज पर टारगेट क्लोज करते हुए अपनी पावर्स को और बढ़ाएगा। उसका प्लान था कि लेवल पीक्स तक पहुंचे। उसी दौरान चू फेंग और लिन पैंगशी फॉरेस्ट में शिकार कर रहे थे। चू फेंग लेवल 7 बीस्ट कोर्स कलेक्ट कर चुका था ताकि वो 9th सिटी जाकर रिसोर्सेज एक्सचेंज कर सके और लेवल 6 लेट स्टेज तक ब्रेक थ्रू कर सके। वो और लिन पैंगशी परफेक्ट कपल होने का ढोंग कर रहे थे और चू फेंग जल्द ही ग्रैंड मास्टर ब्रेक थ्रू का दिखावा करके न्यू एरा अलायंस का लीडर बनने का प्लान बना रहा था। वहां दूसरी तरफ हान श्वांग एक अनजान जगह पर फंसी थी और चिल्ला रही थी कि उनका पूरा प्लान बर्बाद हो गया और वो इस मौत के पिंजरे में एक भटकती आत्मा नहीं बनना चाहती थी। मैंने उनकी ये बेचैनी देखी और अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि उसे 9th सिटी वापस ले आओ। सिटी आते ही हान श्वांग ने बड़ा हंगामा मचाया। वो जिंगवू एकेडमी की वाइस प्रिंसिपल का रौब झाड़ रही थी कि फर्स्ट सिटी में बिना लेवल 9 के उड़ना मना है, फिर भी वो क्यों नहीं उड़ सकती। पर गार्ड्स ने उसकी सुनी नहीं। मैंने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि सारे ब्लॉग्ड एविडेंस अब बाहर निकाल दें और इसे ब्लू प्लैनेट पर अच्छे से प्रमोट करें। अब खेल असली 9th सिटी में शुरू होने वाला था। चू फैन और लिन पैंगशी वो दोनों 9th सिटी के बेस पर वापस आए। वहां उनका न्यू एरा अलायंस उनका वेट कर रहा था। उनके चमचे चिल्ला रहे थे, बॉस चू फैंग द लीडर्स। उन्होंने 1 मंथ कंप्लीट हंटिंग चेक किया। उन्होंने 7th रैंक बीस्ट को हरा दिया। चू फैंग सबके सामने हीरो बन रहा था। उसने अनाउंस किया कि वो अपना सारा माल लो प्राइस में अपने न्यू एरा अलायंस के मेंबर्स को बेचेगा, बाकी किसी को नहीं। वो सबको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने अनाउंस किया कि ठीक आधे महीने बाद वो फाइनली ग्रैंड मास्टर लेवल पर ब्रेक थ्रू करेगा और सभी को इन्वाइट कर रहा है ये नजारा देखने के लिए। सभी लोग उसकी वाहवाही कर रहे थे। अचानक भीड़ के बीच से एक आवाज आई, वाह वाह, सच में मेरे अच्छे डिसाइपल हो तुम। ब्रेक थ्रू टू ग्रैंड मास्टर, क्या नाटक है। सब शॉक्ड हो गए। भीड़ के आगे हान श्वांग जिंगवू की वाइस प्रिंसिपल खड़ी थी। उनके चेहरे पर चोट के निशान थे और उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। चू फेंग उनको देखकर अंदर से पूरी तरह से हिल गया। उसका चेहरा पसीने से भर गया। उसकी आंखों में डर और हैरानी साफ झलक रही थी। टीचर, आप यहाँ कैसे? चू फेंग हकलाया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि हान श्वांग जिंदा कैसे बच गई। हान जोर से चिल्लाई, क्यों? तुम्हें उम्मीद थी कि मैं मर जाऊंगी? तुम्हारी वजह से मैं मौत के मुंह तक पहुंच गई थी। वो चू फेंग की तरफ गुस्से से बढ़ी। तुमने अकेले भागने का डिसाइड किया और मुझे अकेला छोड़ दिया। 1 महीना हो गया, तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। तुमने किसी को फर्स्ट सिटी में अपडेट नहीं दिया और अब तुम यहाँ हीरो बनने का नाटक कर रहे हो। चू फेंग की हालत खराब हो गई। उसने झूठ बोलने की कोशिश की। टीचर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो वहां एक 9th लेवल एलियन के हमले से उड़ गया था। मुझे आपसे अलग कर दिया गया था। मुझे वहां ढूंढने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन हान श्वांग अब उसकी बातों में आने वाली नहीं थी। उन्होंने उसे खरी खोटी सुनाई और सबके सामने उसकी असलियत खोल कर रख दी। मुझे ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। मेरा प्लान बिल्कुल सही काम कर रहा था, लेकिन मुझे चू फेंग को पूरी तरह से तबाह करना था। इसलिए मैंने एक और चाल चली। चू फंग हान श्वांग के पास गया। चू फंग एक अच्छे डिसाइपल का नाटक करते हुए उनसे माफी मांगी। चू फंग ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो उनकी चोटों को ठीक करने के लिए एक हाई लेवल स्पिरिट अर्ब लाना चाहता है। चू फंग ने उन्हें एक फॉरेस्ट केव के बारे में बताया जहां एक स्वन यिन फ्लावर था जो उनकी इंजर्ड डांटियन को पूरी तरह हील कर सकता था। वो साथ चलने को राजी हो गई। फॉरेस्ट के अंदर उस डार्क केव में गए। वहां एक जायंट 7th लेवल स्नेक उस फ्लावर को गार्ड कर रहा था। चू फंग ने अपनी स्वॉर्ड निकाली और स्टार लेवल स्वॉर्ड स्किल्स का यूज करके उस स्नेक पर अटैक किया। चू फंग ने स्नेक को उलझा के रखा और हान श्वांग को फ्लावर लेने का इशारा किया। जैसे ही हान श्वांग ने वो फ्लावर उठाया, वो खुशी से मुस्कुराई, ये सोचकर कि अब उनकी पावर्स वापस आ जाएंगी। लेकिन यही मेरे असली खेल का वक्त था। असल में मैं उसका रूप लिए हुए था। अब जब रात हुई तब मैंने अपना अगला खेल शुरू कर दिया। मैंने अचानक से अपनी स्वॉर्ड घुमाई और बिना कोई मौका दिए सीधे हान श्वांग के सीने में उतार दी। वो झटके से पीछे गिरी। उनके मुंह से खून निकलने लगा। उन्होंने मुझे चू फंग समझते हुए गुस्से और दर्द में कहा कि मैं बहुत कमजोर हूं और उनका लेवल अभी भी मुझसे हाई है। मैंने अपनी असली पहचान छुपाए रखते हुए स्मर्क किया और चू फंग की ही
आवाज में कहा कि ये उनका भ्रम है। मैंने उन्हें बताया कि वो अब बचने वाली नहीं है। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक मुझसे लड़ने की कोशिश की, पर वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। मैंने बिना किसी रहम के उनका काम तमाम कर दिया। अब असली चू फेंग पर अपनी ही टीचर का खून करने का सबसे घिनौना इल्जाम लगने वाला था और पूरी दुनिया में कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा। वहां से निकलने के बाद मैंने अपने कपड़े साफ किए और सोचा कि मर्डर करना और आग लगाने जैसा बुरा काम उस लूजर चू फेंग के नाम पे डालना अच्छा आइडिया था। आखिर मैं सू फैमिली का यंग मास्टर हूं और एक जस्टिस पसंद इंसान हूं। अगली सुबह तक ये न्यूज आग की तरह पूरे सिटी में फैल गई। स्ट्रीट पर हर कोई इस बारे में बात कर रहा था। हर एक इंसान शॉक था कि जिंगवू एकेडमी की वाइस प्रिंसिपल हान शुआंग की इतनी बुरी तरह से मर्डर हो गया है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये कब और कैसे हुआ। वहीं दूसरी तरफ उनके मीटिंग रूम में सारे ऑफिशियल्स और टीचर्स गुस्से से पागल हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये सब उस ट्रेटर चू फेंग का काम है। एक टीचर टेबल पर मुक्का मारते हुए चिल्ला रहा था कि इस चू फेंग की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने इतना बड़ा क्राइम कमिट किया और अपनी ही टीचर को मार डाला। हर कोई उसे अपने हाथों से मारने की कसम खा रहा था। उन सबका फ्रस्ट्रेशन देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। अपने लग्जरी रूम में आराम से बैठे हुए मुझे सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन मिला। सिस्टम ने मुझे कांग्रेचुलेट किया क्योंकि मेरा फ्रेम करने का प्लान बिल्कुल 100% सक्सेसफुल रहा था और इस दुनिया की ओरिजिनल स्टोरी लाइन अब पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी थी। मैं हंसने लगा क्योंकि उस सन ऑफ डेस्टिनी चू फेंग को इतने टाइम तक पालने का अच्छा रिजल्ट मिला था। मैं जानता था कि थोड़ा सा ट्रैप सेट करने पर कितने सारे रेयर आइटम्स ड्रॉप होते हैं। मुझे अचानक याद आया कि मेरे पास जो सोल नर्चरिंग पिल है उसे मैं अपने 5th ग्रैंड अंकल को दे सकता हूं। इस पिल के इफेक्ट से उनकी पावर में मैसिव जंप आएगा और जब टाइम आएगा तो मैं उन्हें कोई अच्छा सा मार्शल सेज ओरिजिन भी दे दूंगा जिससे वो इजीली सेंट लेवल तक पहुंच जाएंगे। मेरा प्लान बिल्कुल क्लियर था कि जैसे ही मैं 8 स्टेज के लेट फेज में ब्रेक थ्रू करूंगा, मैं अपने 3rd ग्रैंड अंकल के साथ मिलकर 1 मिलियन की आर्मी सीधा निहॉन पर अटैक करने भेज दूंगा ताकि वहां से बाकी एलियंस को क्लीन किया जा सके। तभी मेरा एक सबऑर्डिनेट दरवाजा खोलकर अंदर आया और थोड़ा नर्वस होते हुए बोला कि यंग बॉस, स्पिरिचुअल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हान सिन मुझसे मिलने आना चाहता है। मैं समझ गया कि वो बुढ़ा क्या चाहता है। मैंने बिना किसी टेंशन के कहा कि उस हान सिन को मैसेज दे दो कि आज रात वो अकेला सिटी लॉर्ड मैंशन में आए और मुझसे मिले। रात के टाइम हान सिन और उसके 2 गार्ड मेरे मीटिंग रूम में वेट कर रहे थे। उनके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। जैसे ही मैं रूम में एंटर हुआ, वो तीनों तुरंत खड़े हो गए और मुझे रिस्पेक्ट दी। मैंने उन्हें शांत रहने को कहा और बोला कि आप दोनों ह्यूमन रेस के हीरो हो, इसलिए मुझ जैसे जूनियर के सामने फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। मैं चेयर पर बैठते हुए चाय का कप उठाया और डिस्कशन स्टार्ट किया कि आखिर डायरेक्टर हान सिन इतनी रात को यहाँ क्या करने आए हैं। उसने थोड़ा हेजिटेट करते हुए पोलाइटली कहा कि मैंने जो 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स और 8 ग्रेट डीमन प्लांट्स डोनेट किए थे वो उसके इंस्टीट्यूट को मिल गए हैं, इसलिए वो आज स्पेशली मुझे थैंक यू बोलने आया है। मैंने कैजुअली रिप्लाई किया कि ये तो छोटी सी बात है, आखिर ये सब ह्यूमन रेस की भलाई के लिए किया गया था और मेरी सू फैमिली के पास काफी रिसोर्सेज हैं, तो थोड़ा बहुत डोनेट करना हमारा ड्यूटी बनता है। ये सुनकर हान सिन ओवर एक्टिंग करते हुए मुझे मस्का लगाने लगा कि सू फैमिली सच में लॉन्ग किंगडम का मेन पिलर है और मेरे जैसी पावरफुल यंग जनरेशन को देखकर उसे बहुत प्राउड फील होता है। मैंने भी हम्बल एक्ट करते हुए बोला कि मेरा नाम अब कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है, पर मैं किसी पिलर जैसा एक्ट नहीं करता। मैंने टॉपिक चेंज करते हुए नकली सिंपैथी दिखाई और कहा कि डायरेक्टर हान सिन, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। अगर मैंने फर्स्ट सिटी में वाइस प्रिंसिपल हान शुआंग को नहीं बचाया होता तो वो यहीं वापस नहीं आती और शायद उसके साथ इतना बुरा नहीं होता। ये सुनते ही उस बुढ़े का चेहरा दुख से भर गया और उसने कहा कि ये शायद उसकी बेटी की किस्मत थी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में गुस्सा आ गया और उसने कसम खाई कि जिस बीस्ट ने उसकी बेटी को मारा है उसे वो किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। उसने मुझे दोबारा थैंक यू बोला क्योंकि मैंने चू फेंग को पकड़ने के लिए इतनी बड़ी बाउंटी लगाई थी। हान सिन ने प्रॉमिस किया कि अगर मैं चू फेंग को पकड़ लूं तो जब उसकी इंस्टीट्यूट का रिसर्च रिजल्ट बाहर आएगा तो वो सब कुछ बिना किसी शर्त के मुझे दे देगा। उसने रोते हुए कहा कि इस लाइफ में अब उसकी बस यही एक सिंगल विश बची है। मैंने अपना सेंट मोड ऑन रखा और कहा कि इस तरह के ट्रेडर के खिलाफ मैं भी अपना पूरा फोर्स यूज करूंगा। हान सिन के जाने के बाद मेरा एक और आदमी वहां आया और उसने थोड़ा गुस्से में मुझसे पूछा कि मैंने उसे फ्रंट लाइन की कमांड छोड़कर अचानक यहाँ वापस क्यों बुलाया है। मैंने उसे स्ट्रिक्ट आवाज में ऑर्डर दिया कि उसे 9th सिटी की पूरी कोऑर्डिनेशन संभालनी है और उस चू फेंग की हाइडिंग प्लेस को हर तरफ से ढूंढना है। इसके अलावा हमें आगे चलकर अर्थ पर वापस जाकर बाकी ट्रेडर्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने का प्लान भी एग्जीक्यूट करना था। उसने मुझे 9th सिटी के एरे फॉर्मेशन कोर की इंस्पेक्शन के लिए चलने को कहा। वहां अकेले पहुंचकर उसने अपना गुस्सा निकाला और बोला कि वो बुढ़ा हान सिन मरना चाहता है क्या। उसने सिटी लॉर्ड मैंशन के गेस्ट रूम में एडवांस लिसनिंग डिवाइस लगा रखा था। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ उसे शांत किया और बताया कि उस डेड ओल्ड मैन हान सिन में बहुत सालों पहले एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड में कुछ रेयर डीमन प्लांट्स चुराने के चक्कर में हमारे कई 8th ग्रेड मास्टर्स को मरवा दिया था, इसलिए अलायंस ने उसे हमेशा के लिए अर्थ पर बैन कर दिया था। वो एक पैरानॉइड इंसान है जो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता, बल्कि सिर्फ उसी चीज को मानता है जो वो अपनी आंखों से देखता है और कानों से सुनता है। और अर्थ पर उसकी डम बेटी ने मुझे फिजिकली थ्रेटन किया था, तो इस हिसाब से उसका मुझ पर डाउट करना एकदम नॉर्मल है। वो 9th सिटी में बैठकर अपनी बेटी के मर्डरर को गार्ड
करना चाहता है ना, तो उसे करने दो। जब उसका वो प्रेशियस रिसर्च रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा और हमारे साइंटिफिक रिसर्चर्स उसे हैक करके अपने हाथ में ले लेंगे, तब हम उस बुढ़े को नर्क में उसकी बेटी के पास भेज देंगे। मैंने अपने सबॉर्डिनेट को एक लास्ट काम दिया। मैंने उसे कहा कि वो सू फैमिली के टॉप असैसिन्स को भेजे ताकि वो लोग चू फैंग को केयरफुली ट्रैक करें, पर उसे वॉर्न भी करें। मेरा प्लान उसे इजीली पकड़ने का नहीं था, क्योंकि अगर वो इतनी जल्दी पकड़ा गया तो मेरे स्लो टॉर्चर वाले गेम का सारा मजा खराब हो जाएगा। दूसरी तरफ एक डार्क रूम में लिन पेंगसी जमीन पर बैठी रो रही थी। उसका बचा हुआ छोटा सा दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो अपने आप से चिल्लाते हुए कह रही थी कि ये इम्पॉसिबल है और चू फंग ऐसा कैसे कर सकता है। उसे अपने अंदर ही लग रहा था कि ये सब एकदम फेक न्यूज है और इसके पीछे जरूर मेरा यानी सू यू का कोई ईविल मास्टर प्लान है। वो चिल्ला रही थी कि मैंने चू फंग को बुरी तरह से फ्रेम किया है। तभी अचानक उसके दरवाजे पर लाइटली नॉक हुआ। उसने घबराकर पूछा कि वहां बाहर कौन है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, वहां एक डार्क क्लोक पहने हुए लड़का खड़ा था। उसने अपना हुड हटाया और वो सैड बॉय चू फंग था। उसने रोते हुए कहा कि ये मैं हूं। लिन पेंगसी उसे यहां देखकर कंप्लीटली शॉक हो गई। उसने गुस्से और डर में उसकी कॉलर पकड़ ली और चिल्लाई कि क्या तुम पागल हो गए हो जो सिटी में वापस आ गए? क्या तुम्हें नहीं पता कि पूरे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड की आर्मी और सारे टॉप एक्सपर्ट्स तुम्हारी लाइफ के पीछे पड़े हैं? चू फंग ने रोती हुई आवाज में उसे हक किया और सॉरी बोला। उसने कहा कि उसे किसी ने बुरी तरह सेटअप किया है। उसने एक्सप्लेन किया कि उस रात जब टीचर उसे जंगल में डार्क एट्रीब्यूट फ्लावर ढूंढने ले गई थी, तो फ्लावर मिलने के तुरंत बाद वो अकेले वहां से निकल गया था ताकि वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के टियानहुन ग्रैंड मास्टर लेवल में ब्रेक थ्रू कर सके। लिन पेंगसी ने डाउट से पूछा कि अगर तुमने सच में ब्रेक थ्रू कर लिया है तो तुम यहाँ इस हेविली गार्डेड सिटी के अंदर कैसे आए? चू फंग ने उसे बताया कि अपने ब्रेक थ्रू के बाद उसे लक से एक 9th ग्रेड लेवल का सीक्रेट रूइन मिला था। वहां से उसे एक एंशिएंट बैज मिला जो किसी का भी फेशियल स्ट्रक्चर और अपीयरेंस कंप्लीटली चेंज कर सकता है। उसने अपना रोना कंटिन्यू रखा और कहा कि मैंने वैसा कोई मर्डर नहीं किया है और ये सब उस कमीने सू यू का किया धरा है जिसने सब कुछ मेरे सर पर डाल दिया है। लिन पेंगसी उसे जोर से हक करके और ज्यादा रोने लगी और बोली कि उसे अपने दिल में पता था कि चू फंग इतना गिरा हुआ काम नहीं कर सकता। उसने कहा कि पिछले कुछ दिन उसके लिए नर्क जैसे थे। चू फंग ने उसके आंसू पोंछे और प्रॉमिस किया कि वो दुनिया के सामने खुद को और अपनी इनोसेंस को प्रूव करेगा। थोड़ी देर बाद लिन पेंगसी को कुछ अजीब लगा और उसने पूछा कि तुमने इतनी बड़ी सिटी में मुझे इतनी परफेक्टली ढूंढ कैसे लिया? चू फंग ने कैजुअली और बिना कुछ सोचे समझे बताया कि टूर्नामेंट का सुपर रिवॉर्ड उसने जो उसे दिया था उसमें थोड़ी सी हिडन स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ दी थी ताकि वो उसे आसानी से और बिना किसी प्रॉब्लम के ट्रैक कर सके। ये सुनते ही लिन पेंगसी का मूड एक सेकंड में चेंज हो गया। उसने गुस्से से उसे दूर धक्का दिया और उसकी आंखों में देखकर चिल्लाई कि उसने मुझ जैसे यानी उस बुरे सू यू की तरह ऐसी घटिया और डिस्गस्टिंग ट्रिक क्यों यूज की। उसे गुस्सा इस बात का था कि उस पर स्पाई करने के लिए ऐसी चीप और स्टॉकर जैसी हरकत चू फंग ने कैसे की। चू फंग भी पैनिक हो गया और अपने हाथ हिलाते हुए बोलने लगा कि क्या हो गया, उसका वो गंदा मतलब नहीं था। पर लिन पेंगसी ने क्लियरली कहा कि उसका ये स्टॉकिंग बिहेवियर मुझे बिल्कुल सू यू की वाइब्स दे रहा है। चू फैंग ने हाथ उठाकर हेवन की कसम खाई कि उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था और उसने बस प्रोटेक्शन के लिए ऐसा किया था। लिन पेंगसी किसी तरह शांत हुई और उसने डिफीट एक्सेप्ट करते हुए पूछा कि अब उनका नेक्स्ट प्लान क्या है। आखिर उनके पास खुद को इनोसेंट प्रूव करने के लिए एक भी सॉलिड प्रूफ नहीं है और यहाँ तक कि टीचर के फादर भी असली किलर को नहीं ढूंढ पाए हैं। चू फैंग की आंखों में क्रेजी ग्लो आया। उसने अपना प्लान समझाते हुए कहा कि हमें यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। हम सिटी से बाहर निकलकर सीधा मॉन्स्टर फॉरेस्ट के डीप डेंजर जोन में जाएंगे। वहां वो उन दोनों की प्रेजेंस को पूरी तरह से हाइड कर लेगा जिससे कोई उन्हें ट्रेस नहीं कर पाएगा। उसने उसे थोड़ा और क्लोज करते हुए बताया कि उसे एक हेवन ब्रेकिंग लेवल का सीक्रेट पता है। लिन पेंगसी शॉक थी। चू फैंग ने स्लो आवाज में कहा कि ये सीक्रेट मार्शल गॉड लेवल से भी अपर टियर का है। उसने कहा कि ये सब उसे उसके डेड मास्टर ने बताया था। अगर उसके पास 9th ग्रेड की फोर्स आ जाए तो वो टॉप टियर कीव को फोर्सफुली ओपन कर सकता है और अगर एक बार उसे वहां की गॉड लेवल लेगेसी मिल गई तो वो मार्शल सेज लेवल के पीक पर पहुंच जाएगा और फ्यूचर में मार्शल गॉड को भी क्रॉस कर लेगा। उसने एक बड़ा सा मैप ओपन किया और पॉइंट करके एक्सप्लेन किया। उसने बताया कि नॉर्थ डायरेक्शन में एलियन टेरिटरी है और ईस्ट में हमारी ह्यूमन अलायंस की लैंड है। वेस्ट में एक एंडलेस और डेडली मॉन्स्टर फॉरेस्ट है, जबकि साउथ का एरिया डेंजरस डीमन प्लांट्स के कंट्रोल में है। उनका प्लान था कि वो लोग पहले मॉन्स्टर फॉरेस्ट से प्योर लाइफ एसेंस को स्टील करेंगे। उस लाइफ एसेंस को कंज्यूम करके वो दोनों आसानी से 8th ग्रेड में ब्रेक थ्रू कर लेंगे। एक बार पावर आने के बाद उनके पास इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि वो उस हिडन रूइन को सिक्योर कर सके। चू फैंग ने उसके हाथ पकड़े और पूछा कि क्या वो उसके साथ इस खतरनाक सफर पर जाने के लिए रेडी है। लिन पेंगसी विदाउट थिंकिंग बोली कि हाँ, वो उसके लिए कुछ भी करेगी और उन्हें अब से वाइल्ड में ही सर्वाइव करना चाहिए। दोनों ने टाइम वेस्ट नहीं किया और तुरंत अपने मिशन पर निकल गए। मैं अपनी पोजीशन से उन दोनों स्टूपिड लोगों को दूर जाते हुए देख रहा था। मेरी स्क्रिप्ट का एंड गेम अभी बस स्टार्ट ही हुआ था। कुछ घंटों बाद मेरे मेन सबॉर्डिनेट ने आकर मुझे इंटरप्ट किया और बोला कि यंग मास्टर, मेरे फादर यानी फैमिली हेड ने मुझे इमीडिएटली 5th सिटी में नेक्स्ट वॉर की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए बुलाया है। हमारी आर्मी अब
अर्थ वापस रिटर्न होने वाली थी और टारगेट था नेहॉन रीजन के ट्रेटर्स को खत्म करना। मैं बिना देर किए वहां से चला गया। मीटिंग रूम में एंटर होते ही मैंने देखा कि मेरे फादर सू लॉन्ग अपनी चेयर पर बैठे हैं और उनके ऑरा से एकदम प्योर और डोमिनेंट ह्यूमन एम्परर एनर्जी निकल रही है। उनका प्रेजेंस इतना हैवी था कि आसपास के बाकी कमांडर्स भी दबे हुए थे। मैंने अपने मन में सोचा कि अगर लॉन्ग किंगडम का मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड ऐसे ही फास्ट रेट से ग्रो करता रहा तो मेरे फादर अगले ही 2 साल के अंदर हाफ स्टेप मार्शल गॉड रेल्म को आसानी से एंटर कर लेंगे। मेरे फादर ने मैप की तरफ देखते हुए डिटेल में एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि जब हम लोग नेहॉन पर मैसिव अटैक करेंगे तो अर्थ के डिफेंस का चार्ज मेरे थर्ड ग्रैंड अंकल संभालेंगे, जबकि हमारी अलायंस फोर्सेज में बाकी सुपर पावर्स भी अपनी हैवी मिलिट्री सपोर्ट देंगी। हमारी सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म हो चुका था कि निहॉन टेरिटरी को करंट में शेंडाई फैमिली रूल कर रही है। उनके नीचे 3 और बड़ी सबसर्विएंट फैमिलीज थीं जिन्होंने पूरे देश को एक टाइट लॉकडाउन में रखा हुआ था। उन दरिंदों ने अपने ही नॉर्मल इनोसेंट सिटीजन्स को एज अ सैक्रिफाइस यूज करना शुरू कर दिया था ताकि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियन रेस को डार्क पोर्टल के थ्रू बुला सके। अलायंस के जनरल्स ने सजेस्ट किया कि हमें पहले उनकी तीनों आउटर फैमिलीज को धीरे धीरे खत्म करना चाहिए और उसके बाद शेंडाई फैमिली के मेन बेस पर फाइनल असॉल्ट करना चाहिए। मैंने तुरंत टेबल पर हाथ रखकर मना किया और कॉन्फिडेंट आवाज में बोला कि नहीं, हमें डायरेक्ट फ्रंटल अटैक करना चाहिए। उनकी आउटर फैमिलीज अपने आप रिट्रीट करके सेंटर को डिफेंड करने आएंगी ही। अगर हमने अपनी फोर्सेस को उन आउटर लोकेशंस पर स्प्रेड कर दिया तो पावर डिवाइड होगी और उन्हें तैयारी करने का टाइम मिल जाएगा। ये सुनकर एक ओल्ड कमांडर ने ऑब्जेक्शन करते हुए कहा कि डायरेक्ट अटैक से हमारी साइड में कैजुअलिटीज बहुत मैसिव हो सकती हैं, पर मैंने ईवल स्माइल के साथ कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि मेरे पास उनका शील्ड और डिफेंस अरे ब्रेक करने का सॉलिड मेथड है। हमें बस अपनी पूरी फोर्स उनके शेंडाई बेस पर कॉन्सेंट्रेट करनी है। मेरे फादर ने गर्व से मेरी तरफ देखा और जनरल से कहा कि अगर इस यंग बॉय ने चैलेंज लिया है तो हो सकता है वो अरे जिसे पूरे देश को मेल्ट करके बनाया गया है एक बेकार जोक बनकर टूट जाए। उन्होंने सबको ऑर्डर दिया कि हमारा फोकस शेंडाई बेस पर ही होगा। साथ ही मेरे फादर ने मुझे सीरियस वार्निंग देते हुए कहा कि बेटा याद रखना, हमारे सोल्जर्स की लाइफ के साथ किसी भी तरह का क्रूअल गेम मत खेलना। अगर बैटल में एक्स्ट्रा टाइम लगता है तो कोई इशू नहीं, पर हमारे फाइटर्स की जान बिना मतलब नहीं जानी चाहिए। मैंने उन्हें अश्योरेंस दी कि मैं बिना सोचे समझे एक्सट्रीम डेंजर वाला रास्ता नहीं लूंगा। एक बार डिसीजन लॉक हो गया तो सबने अपनी रेस्पेक्टिव आर्मीज को रेडी करना स्टार्ट कर दिया। मेरा टास्क अरे ब्रेक करना और सिविलियंस को रेस्क्यू करना था। मैं टेंट से खुशी से बाहर आया। बाहर आकर मैंने अपनी फौज की तरफ देखा और एक स्ट्रॉन्ग वॉइस में कमांड दी कि सारे ब्रेव सोल्जर्स मेरे साथ आगे बढ़ें। हम वापस अपने होम प्लैनेट पर जा रहे हैं उन ट्रेटर्स को मिटाने। बाद में मेरे थर्ड ग्रैंड अंकल पोर्टल से बाहर आए और कहा कि पैरों के नीचे हमारी मदरलैंड है और ठीक सामने वो धोखेबाज शेंडाई फैमिली है जिसने हमारी रेस को बेच दिया। आज से सू फैमिली उनसे हर एक खून के कतरे का हिसाब लेगी। दूसरी तरफ हमारे हेडक्वार्टर्स में सारी प्रिपरेशंस चेक हो रही थी। कमांडर रिपोर्ट कर रहा था कि हमारी मिलिट्री डेयर A to Z रेडी है और बस 3 दिन के अंदर हमारे मेगा एयरक्राफ्ट कैरियर्स निहॉन के सी स्पेस में पहुंच जाएंगे। माओक्शियोंग के कमांडर ने भी अपडेट दिया कि उनका जायंट कुज़नेत्सव कैरियर फुली रिपेयर्ड और बैटल रेडी है और वो भी एनी टाइम लॉन्च हो सकता है। दोनों मैसिव फ्लीट्स कंप्लीटली सिंक्रोनाइज टाइमिंग पर एनिमी कोस्ट पर स्ट्राइक करेंगी। एक ऑफिसर ने सजेस्ट किया कि क्या हमें अपना अल्टीमेट वेपन फायर करके एक अर्ली वार्निंग शॉट देना चाहिए, लेकिन एक वेटरन ने फोर्स से मना कर दिया। इधर मैं वॉर जोन जाने के लिए डॉक की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक ये किंग मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। मैंने उसकी शक्ल देखकर कैजुअली पूछा कि तुम यहाँ क्यों आ गए और तुम्हें अब मुझसे क्या फेवर चाहिए। ये किंग ने डीप ब्रेथ ली और फर्मली रिक्वेस्ट की कि इस डेडली इन्वेजन में वो भी मेरे स्क्वाड के साथ चलना चाहता है। उसने कहा कि उसे 7th स्टेज में एंटर करने के लिए रियल डेथ कॉम्बैट की जरूरत है। उसने प्रॉमिस किया कि अगर वॉर जोन में उसे कुछ हो जाता है तो उसका ब्लेम मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं आएगा। मेरा मूड ठीक था, इसलिए मैंने उसे एक दिन बाद सुबह पोर्ट पर आने को कह दिया। अगले दिन पूरी आर्मी अपने मैसिव ट्रांसपोर्ट कैरियर्स में बोर्ड हो रही थी। हमारी फोर्स किसी डार्क क्लाउड की तरह दिख रही थी। मैं और ये किंग मिलके एक साथ उड़ के वहां पहुंच गए। शिप पर मेरे थर्ड ग्रैंड अंकल ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि तुम इस वीक ये किंग को अपने साथ क्यों ना रहे हो। अगर इस ब्रूटल बैटल में इसे जरा सा भी स्क्रैच आ गया तो उसकी फैमिली वाले हमारा दिमाग खा जाएंगे और डैमेज कंट्रोल के नाम पर कई मिलियन स्पिरिट स्टोन्स मांगेंगे। मैंने हंसते हुए आगे देखा और बोला कि अगर ऐसी माइनर फाइट में वो लोग खुद को बचा नहीं सकते तो किस मुंह से खुद को टॉप टीयर जीनियस कहते हैं। ग्रैंड अंकल ने फाइनली गिव अप कर दिया और साय करते हुए बोला ठीक है, जो करना है करो, बट अलर्ट रहना। इसके बाद मैंने ये किंग और घूरते हुए वार्न किया कि अपना कल्टीवेशन शार्प रखना, क्योंकि डेस्टिनेशन आने में बस 2 दिन और 1 रात बाकी है। आखिरकार लंबे ओशन सफर के बाद हम उस डैम्ड निहॉन टेरिटरी पर फिजिकली पहुंच गए, पर सामने का व्यू किसी जिंदा नर्क जैसा था। ऐसी लैंड जहां लाइफ होनी चाहिए थी बिल्कुल डेड और एम्प्टी थी। ब्लड एनर्जी हवा में एकदम थिन थी। इतनी बड़ी मेट्रोपोलिस सिटी में 500,000 लोगों को उन डेविल्स ने बिना रहम के कंप्लीट सैक्रिफाइस कर दिया था, जिससे हवा में एशेज उड़ रहे थे। कमांडर ने आकर अपडेट दिया कि एरे अभी टूटा नहीं है और इसके अंदर अटैक करना सुसाइड जैसा होगा। मेरे थर्ड ग्रैंड अंकल ने मेरे पास आकर मुझे एडवाइस दी कि बच्चे, अपनी औकात से बढ़कर
बढ़कर रिस्क मत लेना। ये डिफेंस किसी छोटे मोटे मेज का नहीं बल्कि उनके मार्शल सेज लीडर ने ओरिजिन लेवल एनर्जी यूज करके बनाया है। मैंने स्माइल देकर कहा कि अंकल आपको पता है मैं कोई भी आर्म टास्क एक्सेप्ट नहीं करता और बिना गारंटी के कभी हाथ नहीं डालता। अचानक एनिमी बेस के टॉप से शेंडाई जावू का एरोगेंट और इरिटेटिंग साउंड प्ले होने लगा। उसने हम पर टॉन्ट किया कि अलायंस वालों की हिम्मत कैसे हुई उनकी प्राइवेट लैंड पर इन्वेट करने की। मैंने जवाब दिया कि आखिर उसने धोखेबाजी क्यों की। उसने अपने बिट्रेयल को जस्टिफाई करते हुए बोला कि विक्टर ही रूल्स बनाता है, अर्थ जल्द ही डिस्ट्रॉय होने वाला है और हम लोग उन सुपीरियर एलियंस की गुलामी करके कम से कम अपने लिए सर्वाइवल इंश्योर कर रहे हैं। तुम लोग अपने प्राइड के चक्कर में क्यों मरने वाले हो? उसने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर आना है तो उनके सुप्रीम नेशन प्रोटेक्टिंग ओरिजिन एरे को क्रॉस करके आओ। मेरे थर्ड ग्रैंड अंकल ने इम्पेशेंटली मुझे सिग्नल दिया कि अब एक्शन दिखाने का टाइम आ गया है। मैंने दोनों हाथ आगे किए और आसमान में फ्लोट करने लगा। मैंने एक डीप ब्रेथ ली और हेवन स्टीलिंग पावर टेक्निक को मैक्स कैपेसिटी पर एक्टिवेट किया। मैजिक की स्पीड से मैंने उस अनब्रेकेबल लगने वाले एरे का फंडामेंटल बेस करप्ट कर दिया। वो एनर्जी शील्ड अब ऑपोजिट डायरेक्शन में उन्हीं के लोगों को क्रश करने लग गया था। वॉल पर खड़ा वो एरोगेंट बुढ़ा घबराकर चिल्ला उठा कि मैंने कौन सा डार्क सॉर्सरी यूज किया है जिससे उसके सीक्रेट बेस का सिस्टम रिवर्स हो गया है। मैंने आवाज एम्पलीफाई करके उसे जवाब दिया कि तुम्हारी शेंडाई फैमिली का ये कचरा एरे कुछ ज्यादा ही रफ और प्रिमिटिव है। जैसे ही शील्ड ब्रेक हुआ मेरे थर्ड ग्रैंड अंकल ने अपनी ह्यूज स्वॉर्ड ड्रॉ की और ऑर्डर दे दिया कि सब लोग इन एलियंस के कुत्तों पर टूट पड़ो और इन्हें जिंदा मत छोड़ना। हमारी आर्मी फ्लड की तरह सिटी में डिस्ट्रॉय करने के लिए घुस गई। अगले सीन में एक असैसिन ने एनिमी के पेट्रिया को कहा कि 3 एलाइड नेशंस की हाईली आर्मर्ड ग्राउंड फोर्सेस योकोहामा कोस्ट पर लैंडिंग करके मैक्सिमम 20 मिनट के स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम के अंदर फास्ट स्ट्राइक फोर्सेस डायरेक्टली उनके हार्ड जोन यानी टोक्यो बॉर्डर पर स्ट्राइक कर देंगी। पेट्रिया एक डेमोनिक सेशन कंडक्ट कर रहा था। वो सेटिस्फाई होकर हंस रहा था कि ब्लड पूल की रिक्वायरमेंट 99% कंप्लीट हो चुकी है। उसको कॉन्फिडेंटली बिलीव था कि जैसे ही वो सराउंडिंग टोक्यो रीजन्स के रिमेनिंग सिविलियंस का लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड कंज्यूम करेगा वो डेफिनेटली अर्थ के लॉस को शैटर करके कंप्लीटली नया मार्शल सेज बन जाएगा। उसके सराउंडिंग वैसल्स ग्राउंड पर हेड टच करके उसे चीयर कर रहे थे और उसके सक्सेस होने की डार्क विशेस दे रहे थे। बाहर बैटल शुरू हो चुका था। डार्क फोर्सेस तैयार थीं हम पर हमला करने के लिए। जैसे ही बैटल इंटेंस हुआ मेरे गार्ड्स मुझ पर शील्ड बनकर कवर कर रहे थे, पर मुझे इस टाइट बेबी सिटिंग की जरूरत नहीं थी। मैंने उन्हें क्लियरली बोल दिया कि वो खुद बैटल हैंडल करें। मैं एक स्टेप भी पीछे नहीं हटा। मैंने कैजुअली अपनी फिंगर्स पॉइंट की और उसकी पूरी बॉडी ब्लास्ट हो गई। पावर का इंपैक्ट बहुत ब्रूटल था। शेंडाई जाओवू ने अपना टेक्निक दिखाया लेकिन मेरे सामने वो पानी कम चाय थी। शेंडाई जाओवू गुस्से से मेरे थर्ड ग्रैंड अंकल के ऊपर भड़क पड़े कि वो क्यों उनके एरिया पर हमला कर रहे हैं, लेकिन थर्ड ग्रैंड अंकल उनकी एक न सुने क्योंकि वो अभी इस खेल को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने अपनी वॉइड सेबर एनर्जी को फुली मैक्सिमाइज किया और उसके डायरेक्शन में डैश किया। शेंडाई जाओवू और थर्ड ग्रैंड अंकल के बीच ये डिस्ट्रक्टिव टक्कर हो रही थी। इस इंटेंसिव एक्सट्रीम क्लैश को देखते हुए मेरे फोर्थ ग्रैंड अंकल ने डिफेंसिवली मेरे सामने पोजीशन ली ताकि मैं प्रोटेक्टेड रहूं, लेकिन मैंने फर्मली कहा कि फोर्थ ग्रैंड अंकल आपको इस लो लेवल डेथ मैच में मेरा बॉडीगार्ड बनने की 1% भी जरूरत नहीं है। फोर्थ ग्रैंड अंकल आर्ग्यू करने लगे कि थर्ड ग्रैंड अंकल स्पेसिफिकली मेरा ध्यान रखने का ऑर्डर देकर गए हैं। अगर मैं थोड़ा सा भी इंजर्ड हुआ तो वो परमानेंटली ट्रबल में आएंगे। मैंने उनको सॉफ्टली वॉर्न किया कि वो फंडामेंटली वीक हैं। मैं उन सब छोटे लेवल के दुश्मनों को इग्नोर करके सीधा उस मेन अंडरग्राउंड टेंपल टाइप जगह में जंप कर गया जहां एरे का कोर था। वहां पर उनके एलीट लेवल डिफेंडर्स ऑलरेडी एम्बुश के लिए सेट थे। मैंने एनर्जी फिंगर स्ट्राइक ड्रॉप किया। वो एक टेरिफाइंग इंपैक्ट अटैक था जिसके प्रेशर से फ्लोर सिंक हो रहा था। नीचे का जमीन पूरी तरह से तबाह हो गया था। 10,000 स्टेप्स क्रॉसिंग मार्शल आर्ट स्किल एवरेज डिस्ट्रक्टिव फोर्स है। मैंने उसकी एनर्जी एनालाइज की और सिंपली डिसाइड किया कि इस चीप गेम को यहीं एंड करना बेस्ट ऑप्शन है। मेरे पास एक सुपर रेयर स्पाइन बोन आर्टिफैक्ट अवेलेबल था। मैंने अपने दोनों हाथ उस पूल पर एम किए और डेमोनिक अट्रैक्शन स्टार्ट की। पूल का ब्लड वाटर स्पीड से कम होने लगा और वो डिवाइन बोन एक डेमोनिक रेड लाइट एमिट करने लगी। प्रोसेस कंप्लीट होते ही मेरे फेस पर एक ट्विस्टेड और सैटिस्फाइड स्माइल आ गई क्योंकि फाइनल प्राइज मुझे ही मिलना था। उस वक्त बैटल के सेंट्रल जोन में एक कंप्लीटली एपिक डिस्ट्रक्शन चल रहा था। वहां मेरे फादर सू लॉन्ग की डायरेक्टली शेंडाई क्लैन के सुप्रीम लीडर के साथ टक्कर हो रही थी। मेरे फादर एक ट्रू बीस्ट मोड में थे और लगातार एक्सप्लोसिव स्लैशेस हिट कर रहे थे। उस बैटल में याओ किंग भी लड़ रहा था। मैंने अपने न्यू डेमोनिक टेक्निक को याओ किंग के ऊपर अपनाया। वो एक डेमोनिक पपेट की तरह इनह्यूमेनली अनसिविलाइज्ड वे में लड़ने लगा। मुझे ये देखकर मजा आया और मैंने कहा कि असली वॉरियर सिविलाइज होकर नहीं लड़ते हैं। मीनवाइल अंडरग्राउंड लेयर में वो शेंडाई पेट्रियार्क सडनली रियलाइज करता है कि उसके एक्सटर्नल लाइफ पूल से प्योर कॉन्सेंट्रेटेड स्पिरिचुअल पावर कंटिन्यूस मैसिव स्केल पर इनविजिबल वॉइड में डिसअपियर हो रही है। उनका गुस्सा आसमान में था। वो चिल्ला रहे थे, कौन सा डिस्गस्टिंग क्रीचर मेरी डेस्टिनी और ब्रेक थ्रू एनर्जी को लीच आउट कर रहा है। मेरा इममॉर्टल सेज बनने का सपना दूर जा रहा है। मैं वहां पर पहुंच गया। मैंने हेविली चार्ज्ड पॉइंट बिल्ड करके उस पेट्रियार्क पर फेटल लॉक लगा दिया
गया था। उस एनिमी बुढ़े को समझ आ गया था कि वो मुझे किसी भी एंगल से ओवरपावर नहीं कर सकता। हालांकि वो सेकंड स्टेज मार्शल सेज के दर्जे का था। उसने फ्रस्ट्रेटेड होकर मेरे फादर को एक डॉग जैसा कावर्ड कहकर मॉक किया और अपनी इंटरनल पोटेंशियल को कंप्लीटली बर्न करके वहां से एस्केप प्लान एक्टिवेट कर दिया। भागते भागते उसने लाउडली कसम खाई कि जब वो अगली बार बैटलफील्ड में आएगा तो लॉन्ग किंगडम और पूरी रॉयल ब्लड लाइन को जिंदा जलाकर राख कर देगा। मीनवाइल थर्ड ग्रैंड अंकल का फाइट शेंडाई जाओवू के साथ चल रहा था, लेकिन मौत के डर से शेंडाई जाओवू वहां से भाग गया। लेकिन मेरे थर्ड ग्रैंड अंकल ने स्वेयर किया कि वो उन्हें जल्दी मिटा देंगे। लेकिन नंदलेस वॉर ऑफिशियली एंड हो चुकी थी और रिजल्ट एक एब्सोल्यूट विक्ट्री था। मेरे थर्ड ग्रैंड अंकल ने अपनी स्वर्ड स्काईवर्ड्स पॉइंट करके सब सोल्जर्स को रिलैक्स और चीयर अप करने का ऑर्डर दिया। उन्होंने लाउड और रिस्पेक्टफुल वॉइस में सबको इंस्ट्रक्ट किया कि बैटल ग्राउंड को प्रॉपरली क्लीन किया जाए। हमारे जितने भी फियरलेस और ब्रेव सोल्जर्स इस कॉम्बैट में शहीद हुए थे, उनकी ग्लोरियस बॉडीज को फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ वापस लॉन्ग किंगडम ले जाया जाएगा ताकि उन्हें हमारे नेशनल मार्टियर सिमेट्री में रेस्ट मिल सके। और उन्होंने उन तमाम डॉग फेस ट्रेटर्स की तरफ देखते हुए फाइनल ऑर्डर पास किया कि इन कचरों को केरोसिन डालकर आग लगा दो और इनकी इंप्योरिटी वाली एशेस को हवा में पूरी तरीके से स्वीप कर दो। ये डायरेक्ट विक्ट्री